नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कल वाला जो व्याकरण का प्रकरण हमने शुरू किया है, इसी प्रकरण को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमारा आरंभ हुआ बिंदु था, कौन-सा? वर्ण विचार। इस वर्ण विचार वाले बिंदु को ही हम आज गति प्रदान करेंगे। कल ये बिंदु हम आरंभ कर चुके थे, इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी भी थी। कल अपन ने इसमें बात किया क्या कि वर्ण की परिभाषा के संदर्भ में, इसके बाद में वर्णों के प्रकार को हम पढ़ना आरंभ कर चुके हैं। वर्णों के प्रकार को हमने पढ़ना आरंभ किया तो वर्णों के प्रकारों में वर्ण दो प्रकार के पढ़े हैं हमने कल। दोनों को नाम हम अपने को पता चला, एक तो था स्वर वर्ण और दूसरा वर्ण पढ़ा है हमने कौन सा? व्यंजन वर्ण। अब बात ये थी जो कल की क्लास में हमने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, विस्तार से जिन वर्णों पे चर्चा करी, वो वाले वर्ण थे कौन से? स्वर। और इसके बाद आज हमारा जो व्याकरणिक प्रकरण शुरू होने वाला है, इसके ठीक पूर्व क्लास में हम स्वर की बात चर्चा कर चुके हैं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो बिंदु है हमारा व्यंजन। तो आज हम जिस व्याकरणिक प्रकरण पे चर्चा करेंगे वो वाला व्याकरणिक बिंदु होगा कौन सा? व्यंजन। या मैं कहूँ कि वर्ण का दूसरा प्रकार। वर्ण का दूसरा प्रकार, एक बार इसको वापस से मैं बता देता हूँ। हिंदी भाषा हो या व्याकरण हो, हिंदी भाषा हो या व्याकरण हो, उसके कितने अंग माने जाते हैं? 3। कितने अंग माने जाते हैं? 3। हिंदी भाषा हो या हिंदी व्याकरण हो, इसके 3 अंग माने जाते हैं। और वो तीनों अंग कौन कौन से हैं? एक है वर्ण है, दूसरा शब्द है, और तीसरा जो इसका अंग होता है वो होता है मित्रों कौन सा? वाक्य। हिंदी भाषा कह सकते हैं या हिंदी व्याकरण कह सकते हैं। हिंदी भाषा हो या हिंदी व्याकरण हो, हिंदी भाषा और व्याकरण के कितने अंग माने जाते हैं? 3। कौन कौन से? वर्ण और शब्द और वाक्य। हमने इसमें आरंभ किया है कौन सा? वर्ण वाला पार्ट। अब वर्ण वाले सेक्शन को शुरू करने से ठीक बाद में मैंने आपको बताया था कि वर्ण को पढ़ने के संदर्भ में व्याकरण में अपन इसको वर्ण विचार नाम देके पढ़ेंगे। कौन सा बिंदु नाम देके पढ़ेंगे? वर्ण विचार नाम देके पढ़ेंगे। और इस वर्ण विचार वाले बिंदु में जब कल हमने इसमें वर्ण की सबसे पहले परिभाषा की बात करी थी, मैंने आपको इसमें बताया था क्या कि ऐसे मौखिक रूप को ध्वनि कहा जाता है, या भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई जो थी ध्वनि, और इस ध्वनि का लिखित रूप ही, ध्वनि का जो लिखित रूप था, इस ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में वर्णों के जो 2 प्रकार थे, जिसमें एक नाम आया था हमारे सामने स्वर और दूसरा नाम आया था कौन सा? व्यंजन। अब इन दोनों प्रकारों में जो वर्ण के 2 भेद हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसमें मैंने आपको कल आरंभ किया था जो पढ़ाना, जिसमें अपने स्वर की परिभाषा पढ़ ली है, स्वर के जो संख्याएं होती हैं, इसके बाद में स्वरों की संख्या के बाद में इस स्वरों का वर्गीकरण भी हमने किया था, या स्वरों का जो विभाजन भी हमने बहुत अच्छे से विस्तार से इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम आरंभ जो करने वाले हैं वो वाला पार्ट है कौन सा? व्यंजन का। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन कहा किसे जाता है। हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे से इसको पूरा विस्तार से पढ़ना है, जिस प्रकार से कल अपन ने स्वर के परिभाषा, इसके प्रकार, इसके बहुत जो भी वर्गीकरण होते हैं, अनेक आधारों पर, अलग अलग आधारों पर जो स्वरों के अलग अलग प्रकार थे, उनके संदर्भ में हमने वार्ता की थी। आज हम बात करेंगे व्यंजनों की परिभाषा, व्यंजन किसे कहा जाता है, कितने होते हैं, और इनके साथ के साथ ही इन व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कितने भागों में किया जाता है, कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि व्यंजन कहा किसे जाता है, तो कल जैसे स्वर के लिए मैंने आपको बताया था कि वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब यह था जिनका उच्चारण अकेले हो जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो जाता है, या मैं कहूं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी कि वे वर्ण जो अकेले उच्चारित होते हैं या स्वतंत्र जिनका उच्चारण किया जाता है। अर्थात 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण आ गई हैं स्वर की परिभाषा में। कौन कौन सी? एक तो इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, और एक इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और क्यों नहीं ली जाती, इसको हमने इसके ठीक पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहीं से हम इस व्यंजन की परिभाषा निकालें तो ऐसे समझ सकते हैं कि व्यंजन होते हैं स्वरों के ठीक विपरीत होते हैं। जो स्वर के लक्षण हैं उनसे ठीक विपरीत लक्षण किसके पाए जाते हैं? व्यंजनों के। अब व्यंजनों के लक्षण से इसकी अपन परिभाषा बनाना चाहें तो व्यंजन के लिए कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्वर होता है स्वतंत्र और ये होता है स्वतंत्र नहीं।
व्यंजन की परिभाषा के लिए सबसे पहला जो आवश्यक तत्व है, जो हमें जानना जरूरी है, वो क्या है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र नहीं होने से संदर्भ क्या है? स्वतंत्र नहीं होने का मतलब यह हो गया कि जो इनका उच्चारण होगा, इनका उच्चारण जो होगा या स्वरों को हम जब बोलेंगे तो इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होगा। इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं, अगर स्वतंत्र उच्चारण नहीं है तो जाहिर सी बात है अन्य वर्ण की सहायता ली जाएगी, सहायता ली जाती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाली बात, क्या कि स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर होते हैं। और ठीक इससे विपरीत स्थिति कहां पाई जा रही है? व्यंजनों में, कि वे वाले वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते। अब स्वतंत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाएगी। तो अब उदाहरण से इस बात को समझें कि सहायता कैसे ली जाती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखें, जैसे कल हमने बात की थी, कौन सा स्वर है? ए। ए स्वर का हमें उच्चारण करना हो, ए स्वर को अगर हमें मौखिक बोलना है तो हम बोलेंगे ए। आप इसको कितनी देर तक, लंबे समय तक लगातार उच्चारित करते रहें, चाहे बोलते रहिए, जैसे मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप, ए, कितनी देर तक बोल दीजिएगा, कितना भी समय आप इसको लगातार उच्चारित करते रहें, शुरू से अंत तक ए की ही ध्वनि आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस ए के उच्चारण में अन्य किसी और ध्वनि का साथ नहीं है, या इस ए को बोलने में हमें किसी और अन्य ध्वनि का साथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी अन्य वर्ण का साथ या सहायता लेने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। अब मैं बात करूंगा, जैसे मैं कहूं कै। अब इस कै वर्ण का अगर हमें उच्चारण करना है तो देखो, अगर आप चाहें तो लेखन में तो इसको आप आधा कर सकते हैं, जैसे हलंत लगा दिया, कै आधा हो गया। लेकिन मौखिक रूप में मैं कहूं कि आप कै को बिना किसी स्वर की सहायता से बोलकर देखिए तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। जैसे कि मैं कै बोलना चाहूंगा, या हम सभी एक साथ कै का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कै। अब जैसे ही हम कै को थोड़े लंबे समय तक लगातार उच्चारित करेंगे, जैसे ही कै को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया जाता है तो इस कै के साथ में एक ध्वनि जुड़ जाती है। कै के साथ में ध्वनि जुड़ जाती है, कौन सी? ए। या वापस इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही अपन व्यंजन ध्वनियों का, या हम व्यंजन ध्वनियों में किसी भी ध्वनि का उच्चारण करो, जरूरी नहीं है कै को ही बोल के देखिए। जैसे एक वर्ण है च, इस च वर्ण का उच्चारण करेंगे तो आप बोलेंगे जैसे च, तो इसका मतलब यह हुआ कि च के साथ में कौन सी ध्वनि उच्चारित हो रही है? ए वाली ध्वनि उच्चारित हो रही है। च के साथ में कौन सी ध्वनि उच्चारित हो रही है? ए ध्वनि उच्चारित हो रही है। कहने का आशय यह हुआ कि यह वर्ण जो है वो कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। यह वर्ण है जो कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। और व्यंजन वर्ण की जो परिभाषा स्पष्ट करती है क्या? कि ये स्वतंत्र नहीं होते। ये बात समझ में आ चुकी। स्वतंत्र क्यों नहीं होते? क्योंकि च का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? ए वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। च का उच्चारण करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी? ए वर्ण की सहायता लेनी पड़ी। अब ये ए वर्ण क्या होता है? स्वर। ए वर्ण क्या होता है? स्वर। तो हम यह भी कह सकते हैं कि ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, या कहा जा सकता है कि ये स्वतंत्र नहीं हो रहे। स्वतंत्र क्यों नहीं हो रहे? जैसे हमने च को लंबे समय तक लगातार उच्चारित किया तो च के साथ में कौन सी ध्वनि उच्चारित करनी पड़ी? ए की ध्वनि उच्चारित करनी पड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई सा भी व्यंजन हो, कै हो, च हो, कै वर्ग का कोई सा भी ले लीजिएगा, या सभी 25 वर्गीय व्यंजनों की बात करें, इसके अलावा 4 अंतस्थ वाले आते हैं, 4 ऊष्म वाले आते हैं। अब ये क्या है अंतस्थ, क्या है ऊष्म, इनकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं। अभी इतना सा ध्यान रखना है कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, और इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, और ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन। तो यहां से हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। स्वतंत्र उच्चारित नहीं होने का मतलब क्या हुआ? कि जिनको बोलने में हमें किसी न किसी अन्य ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है, जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। मित्रों, आपको ये तो पता है अन्य वर्ण कौन सा है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाएगा? स्वर की सहायता से बोला जाएगा। हम परिभाषा में ये कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता ली जाती है, जिनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता या किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। अब इतनी बड़ी परिभाषा में केवल हमारे लिए 2 बात काम की आई हैं।
मुझे ये कहने में कोई आश्चर्य नहीं होगा और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यंजन और स्वर एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि वर्ण के दो भेद हैं, एक तो है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वे जो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो रहा है, व्यंजन वे जो स्वतंत्र नहीं हैं। कहने का आशय यह हुआ कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। दो चीजें ध्यान रखनी है, स्वतंत्र उच्चारण नहीं, स्वतंत्र उच्चारण नहीं, और दूसरी बात क्या आई है, वर्ण की सहायता ली जाती है, वर्ण की सहायता ली जाती है। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम व्यंजनों की संख्या पे। देखो एक बार, अगला जो बिंदु शुरू हो रहा है व्यंजन में, वह है हमारा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहला छोटा सा प्रश्न होता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। कितनी होती है, 33। 3 और 30, 32 से एक ज्यादा, 34 से एक कम, कितने हैं, 33 वर्ण होते हैं व्यंजन। अब पहला दिमाग में आपके सवाल आ रहा है क्या, कि सर हम तो जब छोटी क्लास में, पहली दूसरी क्लास में, केजी यूकेजी नर्सरी क्लास में जब पढ़ने के लिए गए, तो हमें जो व्यंजन सिखाए गए, जो कह ख ग हमने पढ़ा, जो कह ख ग हमने पढ़ा, उसको ग तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था, जय तक पढ़ा था। इसको गे बोलते हैं, गे। ये गलत उच्चारण है। इसका उच्चारण होता है क्या, जय। इसका उच्चारण क्या होता है, जय। ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये संयुक्त वर्णों में पढ़ा जाएगा। अभी जब व्यंजनों के बाद हिंदी के अन्य वर्ण पढ़ेंगे, उस समय मैं संयुक्त वर्ण पढ़ाऊंगा, उसमें इस बारे में अपनी बात करेंगे। अभी जो हमारा सवाल है वो क्या था, कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन जब कैसे लेकर के इस जैतक के व्यंजनों को या जैतक के व्यंजनों को गिना जाता है, तो यह संख्या कितनी आती है, 36। यह संख्या कितनी आती है, 36। अब पहला ही सवाल तो यह हो जाता है कि आप ये कह रहे हो, आप कहोगे कि सर कह रहे हो कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, और जबकि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि पूरा व्यंजन या पूरी वर्णमाला तो हमने यही पढ़ी है कि व्यंजन में 33। तो ऐसे तीन वर्ण कौन से हैं जो व्यंजनों में लिखते भी हैं, व्यंजनों के साथ पढ़ते भी आए हैं, पर वास्तव में वो व्यंजन नहीं होते, वास्तव में वो व्यंजन नहीं होते। जिस प्रकार से आप समझो, कल हम स्वरों की बात कर रहे थे, ऐसे लेकर के औ तक के स्वरों की संख्या होती है कितनी, 11। कितनी होती है, 11। लेकिन ऐसे औ तक के 11 स्वरों के साथ दो वर्ण ऐसे और हैं जो हम पढ़ते हैं स्वरों के साथ ही। कौन कौन से, अंग और अह। अंग और अह, इन दो वर्णों की बात की जाए तो इन दोनों वर्णों को हम स्वरों के साथ पढ़ते आए हैं, लिखते भी आए हैं, लेकिन ये दोनों वर्ण वास्तव में स्वर नहीं है। ये दोनों के दोनों किस नाम से जाने गए, अयोग वाहे ध्वनियां। क्या कहलाती हैं ये, अयोग वाहे ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्वरों के साथ में दो वर्ण लिखते पढ़ते बोलते आए हैं, ठीक उसी प्रकार व्यंजनों के साथ में भी तीन वर्ण ऐसे हैं जो वास्तव में व्यंजन है नहीं, लेकिन व्यंजनों के साथ लिखते पढ़ते और बोलते आए हैं। और वो तीन वर्ण कौन कौन से हैं, एक तो है क्षय, एक तो क्या है, क्षय। एक वर्ण है त्रय, एक वर्ण क्या है, त्रय। और एक ये अभी जो मैंने आपको बताया, कौन सा, जय। ये तीनों के तीनों वर्ण व्यंजन नहीं हैं, लेकिन व्यंजनों के साथ हम इनका छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं, प्रयोग करते आए हैं। इनको लिखने में, बोलने में, उच्चारण भी करते रहे हैं कि व्यंजनों में 36 होते हैं साहब, लेकिन 36 नहीं होते, कितने होते हैं, 33। और तीन कौन से नहीं होते, ये वाले तीनों नहीं होते। अर्थात इन तीनों वर्णों को व्यंजन नहीं से कम होंगे। ये तीनों अंतिम वाली लाइन जो होती है, उष्म के बाद में जो स वाली लाइन लिखते हैं, श श, इनके ठीक बाद में जो अंतिम लाइन लिखी जाती है, कौन सा, क्षेत्र और ज्ञ, इस वाली पंक्ति को व्यंजन नहीं माना जाता। आप इस बात को तो समझ गए कि ये व्यंजन तो नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये व्यंजन नहीं है तो है क्या। तो ध्यान देना मित्रों, इन वर्णों को कहा जाता है संयुक्त अक्षर। क्या कहा जाता है, संयुक्त अक्षर। अब ये संयुक्त अक्षर क्या होता है, इस चीज के बारे में भी इस व्यंजन बिंदु के बाद हम बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। अभी हमें इस 33 की संख्या को समझने के लिए, इस 33 की संख्या को समझने के लिए ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि छोटी क्लास में तो हम 36 पढ़ते आए थे, वास्तव में होती कितनी संख्या है, 33। तो इन 36 और 33 में जो तीन का अंतर है, ये तीन वर्ण कौन से हैं, ये तीन वर्ण हैं कौन कौन से, क्षय, त्रय और जय।
क्षय, त्रय और जय, ये तीनों के तीनों वर्ण हैं जो व्यंजनों के साथ लिखे और बोले और पढ़े जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये व्यंजन नहीं बल्कि क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं। क्या होते हैं ये? संयुक्त अक्षर होते हैं। और इन संयुक्त अक्षरों की संख्या 3 ही नहीं होती बल्कि 4 होती है। ये 4 कौन-कौन से होते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और 33 कौन-कौन से होते हैं? अब आते हैं उस बिंदु पे। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और 33 कौन-कौन से हैं? उस बिंदु पे हम बात करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक डाल सकते हो आप क्या? व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या और संख्या के साथ साथ ही लेखन कि कौन कौन से व्यंजन हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 33। अब मैं बात करूंगा 33 कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला वर्ण आता है कौन सा? क। सबसे पहला वर्ण क्या आता है? क। अब इस क को, जो पूरी पंक्ति हम इस क की लाइन वाली लिखने वाले हैं, इसको क की लाइन न कह के क्या कहेंगे? क वर्ग। ये नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ग। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम संधि पढ़ेंगे, संधि के जब नियम पढ़े जाएंगे, चाहे वो वाले इस शब्द का मैं बहुत बार प्रयोग करूंगा। हमें भ्रमवश या भ्रांतिवश या अज्ञानता या अनभिज्ञता से बहुत बार ऐसे कह देते हैं कि कै कबूतर की लाइन। अब कै कबूतर की लाइन तो कबूतर पक्षी जो बैठे हुए होते हैं उनकी पंक्ति होती है, क्योंकि एक हिंदी में हमारे व्याकरण में सिलेबस में एक टॉपिक चलता है वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि का एक नियम है क्या? कि यदि हम अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध लिखेंगे, शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे। और ध्यान रखना, भाषा के प्रयोग करने के तरीके से ही पता चलता है कि आदमी कितना सभ्य है, अर्थात सभ्य शब्दों का ही हमें प्रयोग करना है, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना। और इस चीज को हम यहाँ से समझ भी सकते हैं कि जो कै कबूतर की लाइन जो हम ब्रह्मस बोला करते हैं, उसको लाइन न बोल के अब किस नाम से जानेंगे? कै वर्ग के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कै वर्ग के नाम से जानेंगे। अब वो कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला वर्ग मैंने लिया है कौन सा? कै वर्ग। अब कै वर्ग में सबसे पहला वर्ण आता है कै, उसके बाद में दूसरा वर्ण आता है कौन सा? खे, उसके बाद तीसरा वर्ण आता है कौन सा? गै, और फिर आता है घै, और अंतिम वर्ण क्या है? ये सही लिखा है क्या मैंने? बता सकते हैं आप ये सही है क्या? नहीं है। क्या लगने की? बिंदी लगेगी। कहाँ लगा दूं? सही है क्या? अच्छा, अब सही है क्या? या अब सही है? या अब सही है? हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की है। हिंदी वर्णमाला में मेरा आशय ये नहीं है कि आपको क, ख लिखना सिखाऊँ। हम जब इस बिंदु को पढ़ना शुरू करें, उससे ठीक पहले मैंने एक बात कही आपको, क्या? कि हम पूरी की पूरी व्याकरण, हिंदी व्याकरण और इस रचना से संबंधित जितने भी सारे बिंदु हैं, उसके महीन से महीन पहलू पर चर्चा करेंगे। बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझेंगे, और बहुत बारीकी से समझने के साथ-साथ ही मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊँगा, जहाँ तक हम सोच ही नहीं पाते हैं, और इनके अभाव में ही हमारे बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। जैसे इसकी बात कर रहा हूँ, ये कोई भी एक वर्ण मान लीजिए, इसके मैं ऊपर भी बिंदी लगा रहा हूँ, इसके मैं आगे भी बिंदी लगा रहा हूँ, इसके मैं नीचे भी बिंदी लगा रहा हूँ, और इसके मैं पहले भी बिंदी लगा रहा हूं। तो क्या सभी वर्णों के चारों तरफ बिंदियां लगती हैं? या कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके केवल ऊपर ही बिंदी लगाएंगे, कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके केवल नीचे ही बिंदी लगाएंगे, या कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके बाद में ही बिंदी लगाएंगे? ये बिंदी जो होती है, इनके नाम भी होते हैं। हम किसी वर्ण के ऊपर जो ये बिंदु के रूप में एक डॉट लगा रहे हैं, जो बिंदु लगा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं की स्थितियां भी अलग अलग होती हैं, इनके हालात भी अलग अलग होते हैं, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं, और कौन कौन से वर्ण पे लगेगी वो वर्ण भी अलग अलग होते हैं। अर्थात यह मेरा कहने का आशय यह है कि किसी वर्ण के चारों तरफ जो ये चार बिंदियां मैंने लगाई हैं, इन चारों बिंदियों के नाम भी अलग अलग हैं, इन चारों बिंदुओं की स्थितियां भी अलग अलग हैं, और कौन कौन से वर्णों पे लगेगी वो वर्ण भी निश्चित होते हैं। देखो, पहले वो वाली चीज समझते हैं, ये वाली बाद में हम ले लेंगे। जैसे इसको समझना है, पहले एक बार अलग तरीके से इसको समझो। मान लीजिएगा, ये जो अपन लाइन खींचते हैं किसी भी वर्ण को लिखने के बाद में उसके सिर के ऊपर, उसको कहा जाता है सिरोरेखा। किसी भी वर्ण के सिर के ऊपर खींचे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिरोरेखा। और एक ये होती है लाइन जिसको कहा जाता है खड़ी पाई। क्या कहा जाता है इसको? खड़ी पाई। इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। ये बेसिक सा चीज दिखने वाली है, लेकिन यहां से बहुत
अलग तरीके के प्रश्न निकलेंगे। अभी बताऊंगा आपको, जब शब्दकोश और साहित्य कोश में वर्णों का क्रम पढ़ेंगे उसके ठीक पहले मैं आपको एक बिंदु बताऊंगा, व्यंजनों को स्वर रहित करना। वहां पर इस चीज के बारे में बहुत अच्छा हम विस्तार से बात करने वाले हैं। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी वर्ण लिखना हो तो उस वर्ण का एक कच्चा फॉर्मेट हो गया। जैसे हम बात करें, छोटी क्लास में हम पढ़ने के लिए गए थे तो मम्मी ने सबसे पहले हमारा हाथ पकड़ के यूं, और उसके बाद में ये वाली लाइन, और उसके बाद में ऐसा पकड़ के घुमाना हाथ सिखाया और कै बनाना सिखाया। अब इन सब वर्णों में मैं जरूरी नहीं कि ये कै की ही बात कर रहा हूं, मेरा कहने का आशय यह है, मान लीजिएगा ये कोई भी वर्ण है, मान लीजिएगा ये कोई भी वर्ण है और उसका एक प्रारूप है, कच्चा प्रारूप है। वर्ण को लिखने से पहले जो शिक्षण विधियों में आती है ना, रेखा विधि या खंडान्वय विधि, उनमें ये सबसे पहला एक कच्चा चित्र हमने बना लिया कि ये कोई वर्ण का फॉर्मेट है। और जो बिंदी लगा रहे हैं इसके ऊपर भी लग रही है, इसके आगे भी लग रही है, पहले भी लग रही है और नीचे भी लग रही है। ये चारों तरफ लगने वाली बिंदियां क्या क्या कहलाती हैं, इनके अपने अपने नाम क्या हैं, और कौन कौन से वर्ण पे ये बिंदियों का प्रयोग होगा, कौन से वर्णों पे इनका प्रयोग नहीं होता, इन सब की मैं बात करूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं जो ऊपर वाली बिंदी लगी हुई है इसकी। तो किसी भी वर्ण के जो ऊपर ये बिंदी लगा रहे हैं ना अपन, इसका नाम होता है क्या? अनुस्वार। सिरोरेखा के ऊपर लगने वाली बिंदी, ऐसे सिरोरेखा के ऊपर लगने वाली जो ये बिंदु है, इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार होता है। इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार। अब ये अनुस्वार कहां पढ़ा जाता है? स्वरों के साथ हम लिखते आ रहे हैं। अनुस्वार और विसर्ग, दो वर्ण जो अयोगवाह्य के नाम से जाने जा रहे थे, उनमें एक वर्ण है कौन सा? अनुस्वार, जिसको हम बोलते हैं अंग। इस अंग की अगर हमें मात्रा लगानी है, जैसे आ की मात्रा यदि लगानी हो तो हम एक खड़ी पाई लगाते हैं। यदि ऋस्व ई की मात्रा हमें लगानी हो तो हम सिरोरेखा के ऊपर ऐसे घुमा करके ये वाली मात्रा लगा देते हैं। दीर्घ ई की मात्रा लगानी हो तो हम इस प्रकार से दीर्घ ई की मात्रा लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि अनुस्वार का प्रयोग कहीं करना है तो हम लाइन के ऊपर क्या लगा देते हैं? ये डॉट लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। लाइन के ऊपर ये बिंदी लगा के इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए कि ये बिंदु है क्या। तो इस बिंदु का नाम क्या है? अनुस्वार। एक बात समझ चुके कि इस बिंदु का नाम क्या है? अनुस्वार। अब दूसरी बात आती है कि क्या हिंदी वर्णमाला में किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? ये बहुत अच्छे से जानने की बात है। बहुत कम किताबों में आपको ये पढ़ने को मिलता है, नोट्स वगैरह में भी आपको ये बहुत कम जगह देखने को मिलेगा हम कि इस अनुस्वार का प्रयोग कहाँ तो होगा और कहाँ नहीं होगा। हालांकि ये तत्सम शब्दों में, तद्भव शब्दों में भी काम में आने वाली बात है। देखो क्या, अनुस्वार और अनुस्वार के साथ साथ ही एक वर्ण की मैं चर्चा और करूं जिसका नाम है क्या? विसर्ग। एक वर्ण का और मैं नाम लेना चाहूंगा, कौन सा? अनुस्वार, और दूसरा क्या? विसर्ग। इन दोनों वर्णों को हिंदी में नाम दिया गया है कौन सा? अयोगवाह्य। क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह्य। और अयोगवाह्य वर्णों की सबसे पहली शर्त जो इनके नाम से ही निकल के आती है वो क्या है? देखो, इसके नाम में तीन चीज आ गई। एक तो आ गया ए उपसर्ग है, योग मूल शब्द, और वाह्य प्रत्यय के रूप में। वापस से समझना, अनुस्वार और विसर्ग को, इस अनुस्वार और इस विसर्ग को, जिसको अपन बोलते हैं अंग और अह, अंग और अह, इन दोनों वर्णों को मैंने नाम दिया है क्या? अयोगवाह्य। नाम क्या दिया मैंने? अयोगवाह्य। अब ये अयोगवाह्य में तीन चीजें जुड़ रही हैं। देखो, एक तो ए, एक जुड़ रहा है योग, और एक क्या जुड़ रहा है? वाह्य। अब ए उपसर्ग के रूप में जुड़ रहा है, जिसका अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। ए यदि उपसर्ग के रूप में जुड़ता है तो ए उपसर्ग किसका अर्थ देता है? नहीं का अर्थ देता है। योग का हमें अर्थ पता है पहले से ही, जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। और वाह्य का मतलब होता है वहन होने वाले, वहन होने वाले। मेरा कहने का आशय यह है कि ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते। अब सवाल यह उठता है कि जुड़कर वहन कैसे नहीं होते, क्या इन्हें खींच के लाया नहीं जा सकता? मेरा संदर्भ यह था कि हम जो किसी भी वर्ण की मात्रा लगा रहे हैं, कोई भी मात्रा लगाते हैं, जैसे ए की मात्रा उदासीन होती है, कोई मात्रा संकेत नहीं होता, अर्थात बिना किसी मात्रा लगाए और बिना हलंत के यदि कोई व्यंजन लिख दिया जाता है, जैसे कै लिखा हुआ है। अब सरल तरीके से देखें तो हमें इसके ऊपर कोई मात्रा नजर नहीं आ रही। मात्रा नजर आने का मतलब यह है कि इसके साथ मैंने खड़ी पाई का प्रयोग या ऋस्व ई या दीर्घ ई की जो है घुमा के मात्रा लगाते हैं, इस प्रकार की किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया। अर्थात सामान्य तरीके से देखने पर या सामान्य दृष्टि से देखने पर इस कै वर्ण के ऊपर हमें कोई मात्रा नजर नहीं आ रही, और इसके साथ में हल चिन्ह भी नहीं लगा हुआ। ये जो तिरछी लाइन के रूप में हल चिन्ह लगता है, यह हलंत वाला चिन्ह भी यहाँ पर मैंने नहीं लगाया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कौन सा स्वर शामिल है? ए। इस ए को उदासीन स्वर कहा जाता है। ये बहुत डेप्थ की बात है, हालांकि छोटे लेवल की परीक्षाओं में ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती,
जैसे कि बात करें पटवार है, अधीनस्थ बोर्ड की ग्राम सेवक हैं या एलडीसी लेवल की पोस्टों में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आ सकता। लेकिन जब भी अपन स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर दें या द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का पेपर दें या कॉलेज का लेक्चरर का पेपर दें, तो उस चीज में अपने को ये बातें पता होनी चाहिए कि ए को कौन सा नाम दिया गया, उदासीन स्वर। और इस ए को उदासीन स्वर इसलिए कहा जाता है कि इस ए स्वर की अलग से कोई मात्रा का संकेत नहीं होता। जिस प्रकार से 11 के 11 स्वरों की सभी मात्राएं होती हैं, आखी खड़ी पाई के रूप में ऋस्व ई की मात्रा है, ऋस्व ऊ की दीर्घ ई की मात्रा है, ऋस्व ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए या आई की मात्राएं, ओ की मात्रा होती है और इस औ की मात्रा होती है दो घुंडियां लगा के ऐसे। तो सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती है, लेकिन इस ए का कोई मात्रा संकेत नहीं होता, इसीलिए इस ए को कहा जाता है कौन सा, उदासीन स्वर। तो मैं जैसे का बात करूं कि इस ए के ऊपर मैंने ऊपर बिंदी लगा दी तो मैंने बना लिया क्या, अनुस्वार। और इस ए के ही आगे मैंने दो बिंदी लगा के मैंने क्या बना दिया, विसर्ग। अब इन दोनों वर्णों को नाम क्या दिया गया, अयोगवाह है। इन दोनों वर्णों को नाम क्या दिया गया है, अयोगवाह है। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से आए, एक तो आ गया हमारे पास कौन सा, अनुस्वार, और एक क्या आ गया, विसर्ग। इन दोनों वर्णों का संकेत होता है, अनुस्वार लगाते हैं लाइन के ऊपर बिंदी और विसर्ग लगाते हैं ऊपर नीचे दो बिंदी। विसर्ग के लिए तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ण के आगे ऊपर नीचे दो बिंदु लगाते हैं, और विसर्ग अनुस्वार के लिए क्या करते हैं, सिरो रेखा के ऊपर बिंदी लगाते हैं। जिसकी बात कर रहे थे इस ऊपर वाले बिंदु की, कि ये ऊपर वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाता है, अनुस्वार, और इसका नाम क्या होता है, अयोगवाह है। जिसका अर्थ क्या बताया मैंने आपको, ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते। वापस से दोहरा रहा हूं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, इन दोनों वर्णों को नाम क्या दिया जाता है, अयोगवाह। नाम क्या दिया जाता है, अयोगवाह नाम दिया जाता है। अब ये जो अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों वर्णों के इस नाम से ही पता चलता है क्या, कि ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। मेरा कहने का आशय यह है कि हिंदी भाषा हो या व्याकरण हो, जिसके 3 अंगों में सबसे पहला अंग आता है कौन सा, वर्ण। और वर्ण के 2 प्रकार हैं, एक तो स्वर और एक दूसरा कौन सा, व्यंजन। अयोगवाह वर्ण केवल स्वरों पे प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग किस पे होता है, केवल स्वरों पे होता है। या मैं लिख सकता हूं, स्वर के साथ वहन होते हैं, स्वर के साथ वहन होते हैं। लेकिन इनके अलावा जो 11 स्वर होते हैं, इनमें से कोई सा भी स्वर ले लो, सभी स्वरों की मात्राएं कहां लगाते हैं हम, व्यंजनों पे। लेकिन ये दोनों के दोनों वर्ण ऐसे हैं जो स्वरों के साथ, लेकिन व्यंजनों पे इनका प्रयोग नहीं होता, अर्थात व्यंजनों के साथ ये जुड़कर वहन नहीं होते, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, अयोगवाह होता है। अब आते हैं हम हमारे प्रारंभिक बिंदु पे, कौन से पे, जो अनुस्वार की मैं बात कर रहा था। अब अनुस्वार की अगर हम बात करें तो अनुस्वार में कौन सी चीज आ रही है सबसे महत्वपूर्ण, कि अनुस्वार लगता तो कहां है, लाइन के ऊपर। आपको अनुस्वार कहां लगाना है, लाइन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाना है। अब लाइन के ऊपर बिंदु के रूप में जो ये अनुस्वार लगता है, कितने वर्णों पे लगेगा, सबसे पहला सवाल यही होता है कि लाइन के ऊपर जो ये बिंदु लगने वाली है, जिसको हमने अनुस्वार नाम दिया, ये कितने वर्णों पे लगता है, तो ये लगता है केवल 11। कितने वर्णों पे लगता है, केवल 11 वर्णों पे। और वो 11 वर्ण कौन कौन से होंगे, स्वर। वो 11 वर्ण कौन कौन से होंगे, हमारे केवल स्वर होंगे। या मैं कह सकता हूं कि वर्णों के 2 प्रकार, एक तो कौन सा, स्वर, और एक दूसरा कौन सा, व्यंजन। वर्णों के 2 ही प्रकार हैं, एक तो कौन सा, स्वर, और एक कौन सा, व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी, 11, व्यंजनों की संख्या कितनी, 33। अब बात कर रहे हैं किसकी, अनुस्वार की। अनुस्वार इन 11 के बाद में आता है, अयोगवाह वर्णों में आता है। इसके लिए मैंने कहा कि ये केवल 11 वर्णों पे लगता है, और वो 11 वर्ण कौन कौन से हैं, केवल स्वरों पे होता है। ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, और इसीलिए इनका नाम क्या होता है, अयोगवाह। अयोगवाह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह वर्ण जो कहलाते हैं, अयोगवाह वर्ण व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। अयोगवाह वर्ण व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। बहुत अच्छे से समझ लेना इस बात को। पूछा गया प्रश्न है कि अयोगवाह वर्ण व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, और इसीलिए इनका नाम क्या होता है, जो जुड़कर वहन नहीं होने वाले होते हैं, अर्थात अयोगवाह कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें एक बिंदु का पता चल चुका कि किसी भी वर्ण की सिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदी लगा रहे हैं तो उस बिंदु का नाम होता है क्या, अनुस्वार। और ये जो अनुस्वार है वो कितने वर्णों पे प्रयोग में लाया जाता है, केवल 11 वर्णों पर प्रयोग में लाया जाता है। अब आता है हमारा कौन सा, आगे वाली बिंदु का नाम। देखो ये क्या कह रही है, इसका मैंने अध्ययन किया है। अब मैं बात करूंगा इस आगे वाले बिंदु की।
किसी वर्ण के आगे बिंदु जो लगाई जाती है, सबसे पहले तो इसका हमें क्या नाम पता होना चाहिए कि ये बिंदु क्या है। तो इस बिंदु का नाम है पंचमाक्षर बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है भाई? पंचमाक्षर बिंदु। अर्थात वर्ण के या वर्ग के 5वें अक्षर के बाद लगने वाली बिंदु है। और ये वर्ग के 5वें अक्षर के जो बिंदु है वो कौन से वर्ग पे लगती है? क वर्ग पे। क वर्ग का कौन सा वर्ण? 5वां। और क वर्ग का 5वां वर्ण अभी हमने देखा था कौन सा होता है? जैसे मैं आपको बताऊं, क, ख, ग, घ और उसके बाद में आती है क्या, जिसको हम अण बोलते हैं या ये बोलते हैं, इसके आगे बिंदी लगती है। अर्थात क वर्ग का 5वां वर्ण होता है, उसके आगे जो लगने वाली बिंदु होती है, इसी बिंदु का नाम क्या होता है? पंचमाक्षर बिंदु होता है। इसी बिंदु का नाम क्या होता है? पंचमाक्षर बिंदु होता है। इसके अलावा और कोई वर्ण ऐसा नहीं है जिसके आगे बिंदी लगाई जाती हो। आपके दिमाग में सवाल आ रहा है ये वाला कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है? इन दोनों वर्णों के नाम अलग अलग होंगे, ध्यान देना। यह जो वर्ण है अभी हम पढ़ेंगे कौन सा? द्विगुण वर्ण। क्या पढ़ेंगे? द्विगुण वर्ण या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है इसको। अब इसी वर्ण को द्विगुण व्यंजन या द्विगुण वर्ण क्यों कहा जाता है? क्या इसकी परिभाषाएं होंगी? कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है? ये बिंदु लगने के पहले ये कौन से वाले वर्ण में गिना जा रहा था, बिंदु लगने के बाद ये कौन से वर्ण में गिना जाता है, इस बारे में हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या कि किसी वर्ण के आगे लगने वाली बिंदु, किसी वर्ण के जो ये आगे लगने वाली बिंदु होती है, किसी वर्ण के जो ये आगे लगने वाली बिंदु होती है, इसका नाम तो क्या होता है? पंचमाक्षर बिंदु। और ये पंचमाक्षर बिंदु कितने वर्णों पे लगता है? केवल एक वर्ण पे, केवल एक वर्ण पर प्रयोग। और वो केवल एक वर्ण कौन सा है? केवल एक वर्ण पर लगती है। और वो केवल एक वर्ण कौन सा है? वो क वर्ग का 5वां। ऐसा वर्ण जिसके साथ में पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? क वर्ग का 5वां या क वर्ग का अंतिम वर्ण। और क वर्ग का 5वां या अंतिम वर्ण कौन सा होता है? ये वाला, जिसको ये खाली बोला जा रहा है। इसके साथ हम पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग करते हैं। दो चीजें समझ में आ चुकी। अब बात आती है आगे बढ़ने की। देखो, इसके बाद में जो हमारा जो अगला बिंदु आता है वो कौन सा आता है? किसी भी वर्ण के नीचे लगने वाली बिंदु। किसी भी वर्ण के नीचे लगने वाली बिंदु। ये हमारा कोई भी वर्ण का फॉर्मेट था और उसके नीचे भी बिंदु लगती है। जैसे दो वर्ण है हमारी हिंदी में, एक तो है कौन सा? अड़, और एक है कौन सा? अढ़। इन्हें दोनों वर्णों के हम नीचे बिंदु लगा करके अध्ययन किया करते हैं। सबसे पहली समस्या, सबसे पहला प्रकार, सबसे पहला प्रश्न जो आमतौर पर जहन में उठ ही जाता है इस प्रकार की चीज देखते ही कि ये क्या है? ये अणखाली है या ड है या अड़ है? ध्यान देना, इस प्रकार का जो ये घुमाव वाला वर्ण है जिसको हम गोल वर्णों की संख्या में गिनते हैं, गोल वर्णों की श्रेणी में इनको गिनते हैं, ये वर्ण इस प्रकार का कहां कहां लिखा जा रहा है? हमारे हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में थोड़ी सी कमियां भी हैं। वैसे देवनागरी लिपि या हम कह सकते हैं हिंदी भाषा मानक भाषा के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गई है। हिंदी भाषा की एक सबसे मोटी विशेषता जिसको हम कह सकते हैं क्या कि यह एक वैज्ञानिक भाषा है। यह क्या है? एक वैज्ञानिक भाषा है। अब वैज्ञानिक भाषा क्या होती है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जैसे हम बात करते हैं अंग्रेजी में, एक लिख रहा हूं मैं मीनिंग KNOW, इसको हम बोलते हैं नो। इसको हम क्या बोलते हैं? नो। जिसका अर्थ क्या लिया जाता है? जानना। जिसका अर्थ क्या लिया जाता है? जानना। अब नो का मतलब तो यही हो गया कि NOW, यही तक का उच्चारण किया जा रहा है ये। तो ये के कहां चला गया? अर्थात इसका वास्तव में उच्चारण तो कनो होना चाहिए था, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं? केवल नो बोल रहे हैं। अब ये कह दोगे आपके दिमाग में, बिल्कुल आंसर आ गया, आपका कहना सही है क्या कि यहाँ पर सर के साइलेंट हो रहा है? कि क्या हो रहा है? साइलेंट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी हिंदी भाषा में कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता। हमारी हिंदी भाषा में कोई वर्ण साइलेंट नहीं होता। अर्थात ऐसा कोई वर्ण नहीं है हिंदी भाषा में जो लेखन में आता हो और उच्चारण में नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें किसी भी वर्ण का प्रयोग यदि आप उच्चारित रूप में
कर रहे हो तो उसका लिखित रूप भी मौजूद है, और यदि किसी वर्ण का प्रयोग आप लिखित रूप में कर रहे हो तो उसका उच्चारित रूप भी मौजूद है। ये इसकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिक भाषा का मतलब समझ में आया? वापस से बता रहा हूं कि हिंदी भाषा में कोई वर्ण चुप नहीं रहता। यदि बोला जाता है तो वह लिखा भी जाता है, और लिखा जाता है तो वह बोला भी जाता है। अर्थात मेरा कहने का आशय यह हुआ कि हिंदी भाषा में किसी वर्ण का हम साइलेंटली प्रयोग नहीं करते, चाहे वो मात्रा हो, चाहे वो ध्वनि चिन्ह हो, किसी भी प्रकार के वर्ण का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वह लेखन और उच्चारण दोनों में आता है। ये हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करता है। अब बात आती है क्या, जो जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे, कि इतने सारे गुणों के बावजूद, इतने सर्वगुण संपन्न भाषा होने के बावजूद कुछ कमी है, और इसमें एक ये वाली कमी भी है क्या, कि हिंदी में एक से अधिक वर्णों के एक जैसे प्रतीत होने वाले रूप होते हैं। हिंदी में एक से अधिक वर्णों के, हिंदी वर्णमाला में एक से अधिक वर्णों के एक जैसे प्रतीत है नहीं, एक जैसे प्रतीत होने वाले वर्णों का प्रयोग किया गया। जैसे हम स्वरों में पढ़ते हैं ये ए और ये आ, अब इन दोनों में केवल एक खड़ी पाई का अंतर है। इन दोनों में केवल क्या है? एक खड़ी पाई का अंतर होता है। जैसे कई बार हम देखते हैं, जैसे ऋस्व उ और दीर्घ उ, केवल इस एक पूंछ सी जो लगा रहे हैं इसी का अंतर होता है। जैसे ऋस्व ई और दीर्घ ई, इसमें भी केवल एक इस मात्रा का ही अंतर है। जैसे आपका ए और ऐ में भी केवल इस मात्रा का ही अंतर होता है। तो मिलता जुलता स्वरूप वाला वर्ण इसमें प्रयुक्त किया जाता है। एक इसके बाद में जो हिंदी भाषा का दोष माना जाता है, वो दोष भी क्या है कि एक से अधिक उच्चारण या एक से अधिक वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है। जैसे हम बात करें दोस्तों, मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं, आप इसका उच्चारण क्या करेंगे? आप इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? आपके दिमाग में बिल्कुल आंसर आ रहा है, ये बोला जाएगा नमः। क्या बोला जाएगा? नमः। अब इसी के ठीक बाद में मैं एक और शब्द लिखूंगा, इसको क्या बोलोगे? नमः। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये नमः और यह नमः, इन दोनों में कोई अंतर उच्चारण में नहीं नजर आ रहा, उच्चारण में नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेखन में तो अंतर है। यहाँ पर है वर्ण लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर अयोगवाह ध्वनि विसर्ग का प्रयोग कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी भाषा की ये क्या है? कमी है। हिंदी भाषा में आप कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि में क्या रह गया? एक दोष रह गया, और इस दोष का नाम भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इस दोष का नाम है उच्चारण साम्य का दोष। क्या कहा जाता है? उच्चारण साम्य का, अर्थात उच्चारण एक जैसा, उच्चारण में हल्की सी समानता पाई जाती है। एक या एक से दो या दो से अधिक ध्वनियां ऐसी हो जिनका उच्चारण समान तरीके से होता प्रतीत हो, होता नहीं है, प्रतीत होता है। क्योंकि एनसीईआरटी ने इन दोनों का, जैसे मूल व्याकरण या संस्कृत में ये दोनों कंठ से निकलने वाली ध्वनियां हैं, विसर्ग और है, लेकिन एनसीईआरटी हिंदी ने क्या किया है? इन दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग माना है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उच्चारण साम्य का दोष होता है, उच्चारण एक जैसा होता प्रतीत होता है, वास्तव में एक जैसा है नहीं, बल्कि इनका एक जैसा उच्चारण होता प्रतीत होता है। इसके बाद में जैसे अंतस्थ और ऊष्म में अपन पढ़ते हैं, जो ऊष्म वर्ण होते हैं तीन से, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य वाला, इन तीनों सह वर्णों का उच्चारण भी हमें एक जैसा कर देते हैं। वो भी हमारी अनभिज्ञता या अनजानापन ही माना जाता है। जैसे हम बोलते हैं से है, अब ये से है, सारे से एक ही जगह से नहीं बोले जाते। ये श तालव्य है, ये स मूर्धन्य है और ये श दंत्य है। अर्थात इसको बोलते समय जीभ तालु के पास जा रही है, इस श का उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों के पास जाती है, और इस श का उच्चारण करते समय जीभ दंत के पास जाती है, दांतों के पास चली जाती है। इसी के अनुसार इन तीनों का नाम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जो प्रतीत होने वाली गलतियां थी या प्रतीत होने वाले जो दोष हमें मोटे तौर पर नजर आ रहे थे, उनके बाद में हम बात कर रहे थे इन दोनों वर्णों के साथ में जो लगने वाली जो नीचे बिंदी है, इसका मतलब क्या है, उस चीज को हमें समझना है। देखो एक बार, ये दो वर्ण है जो हमें इसके अलावा ट वर्ग में भी देखने को मिलते हैं। अभी आएगा ट वर्ग। ट वर्ग का पहला वर्ण ट, दूसरा ठ और तीसरा है ड, डमरू, और चौथा है ढ, ढक्कन। तो डे, डमरू, डे और ढे, इनमें और इन दोनों में क्या अंतर है वो समझना है हमें। इनमें और इन दोनों में क्या अंतर है पहले तो ये समझना है। ये बिंदु लगे हुए हैं और ये बिंदु नहीं लगा हुआ। इसके साथ साथ ही इसी के जैसा, इसी के जैसा और इसी के जैसा एक वर्ण और अभी हमने पढ़ा है क वर्ग का पांचवा। देखो माइनर अंतर है, वही घुमा करके डे लिख दिया, यहाँ पर भी डे लिख दिया और यहाँ पर भी डे लिख दिया। इसके आगे बिंदी लगाते हैं तो ये तो बन गया क वर्ग का पांचवा। पंचमाक्षर लिखते ये तो कौन सा बन गया? क वर्ग का पांचवा वर्ण बन गया।
और यह है ट वर्ग का तीसरा। ये ट वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा। और यह है ट वर्ग का कौन सा वर्ण? चौथा। अब अंतर क्या आ रहा है वो सुनना है। इसके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो जो ये नीचे बिंदी होती है, किसी भी वर्ण के हम नीचे जो बिंदी लगाते हैं, किसी भी वर्ण के जो नीचे बिंदु का प्रयोग करते हैं, उस बिंदु का नाम सबसे पहले तो सुनो, नाम क्या है इसका? ताड़नजात चिन्ह। इस चिन्ह का नाम क्या है? ताड़नजात चिन्ह है। इस ताड़नजात चिन्ह को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, क्या? उत्क्षिप्त चिन्ह। क्या क्या होता है? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त चिन्ह। अब ये उत्क्षिप्त क्या होता है? उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फेंका हुआ। फेंका हुआ होने का मतलब क्या? कि ऐसा चिन्ह या किसी वर्ण के साथ में जब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो जीभ हमारी उसका उच्चारण करते समय इतना झटका खाती है, ऐसे लगता है जैसे मुंह से किसी वर्ण को बाहर फेंका जा रहा हो। अर्थात उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या स्वीकार किया गया? फेंका हुआ। अब ये ताड़नजात जो चिन्ह है, जो इस ड और इस ढ वर्ग के नीचे लगा हुआ है, ढ और ढ वर्ण के नीचे जो ताड़नजात चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को लगा देने से पहले समझना, जब यह चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, जब यह चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, तब तक ये ड और ये ढ ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के समान ही है। जब तक यह ताड़नजात चिन्ह या नीचे वाली बिंदी इनके नहीं लगी हुई है, तब तक ये तो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ ट वर्ग का तीसरा वर्ण है और ये ट वर्ग का चौथा वर्ण है, ड और ढ। जैसे ही इनके नीचे ये ताड़नजात वाला चिन्ह लगा दिया जाता है, बहुत अच्छे से समझना इनको, कि जब तक इसके नीचे ये ताड़नजात चिन्ह नहीं लगाया, जब तक आपने ताड़नजात चिन्ह नहीं लगाया, तब तक ये ट वर्ग का कौन सा वर्ण माना गया? तीसरा। कौन सा वर्ण माना गया? तीसरा। और ये कौन सा माना गया? चौथा। ये कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। तो ये तीसरा और जो है चौथा वर्ण है, जब तक इनके नीचे आप ताड़नजात वाला चिन्ह नहीं लगाते, ये ताड़नजात न मानकर क्या माने जाते हैं? ट वर्ग के क्रमशः तीसरे और चौथे वर्ण। लेकिन जैसे ही इनके नीचे ताड़नजात चिन्ह का या इस बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इन दोनों वर्णों का नाम हो जाता है ताड़नजात व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। इसी ताड़नजात व्यंजन का दूसरा नाम भी हमें मिलता है, क्या? उत्क्षिप्त। क्यों? क्योंकि इनके साथ उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कर रहे हो, तो इनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त। अर्थात ये दो गुणों को धारण करते हैं, इसलिए इनको नाम क्या दे दिया गया? द्विगुण वर्ण। क्या कहा जाता है? द्विगुण वर्ण। और इसके लिए एक सरल नाम और याद रखना है, वो कौन सा है? फेंका हुआ। क्या नाम होता है? फेंका हुआ। अब ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप कहोगे सर कि ट वर्ग का तीसरा और चौथा जो ड डमरू और ड ढक्कन वाला है, इनके नीचे यदि बिंदी लगा दी जाए तो ये ताड़नजात बन जाते हैं। अब अंतर, एक बहुत छोटा सा प्रश्न हमें और ध्यान रखना है, वो क्या है कि इन ताड़नजात वर्णों का उच्चारण और इन दोनों वर्णों का उच्चारण कैसे होगा? यदि आप बोलते हो ड, तो बोलोगे ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। लेकिन यदि अपन बोलते हैं अड़े, अड़े, वापस से सुनना, बहुत अच्छे से गौर करना इस चीज पे। एक तो मैं बोल रहा हूं ड और एक मैं बोल रहा हूं ढ। एक तो बोल रहा हूं ड और एक बोल रहा हूं ढ। अगर ड बोल रहा हूं जिसका अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन किया जाता है किससे? डी से। किससे किया जाता है? डी से। और एक बोल रहा हूं ढ जिसका अंग्रेजी में उच्चारण अपनी मीनिंग में क्या लिखते हैं? डी एच। क्या लिखते हैं? डी एच। डी और डी एच से आप जिस वर्ण को शो कर रहे हैं, जिस वर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो है ट वर्ग का क्रमशः तीसरा और डी एच वाला कौन सा आ जाएगा? चौथा। लेकिन मैं बोलूं अड़े, अड़े, ड के स्थान पर बोल रहा हूं अड़े, अर्थात ड बोलने से पहले हल्की सी ध्वनि मैं कहां से ले रहा हूं? ए की ध्वनि ले रहा हूं। तो इस वर्ण का उच्चारण कर लिया जाता माना जाता है। अर्थात ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से नीचे बिंदी लगा दी जाए तो वो वर्ण ताड़नजात, उत्क्षिप्त या फेंके हुए माने जाते हैं। और इनका उच्चारण करने से पहले हम अवग्रह रूप में ए का उच्चारण करते हैं। अर्थात एक प्रकार से ए को भी बहुत कम समय के लिए बोलना है। अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े। वापस से बोल रहा हूं बार बार, अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े। थोड़ा सा इसको स्लोली समझे अपन इसको, अड़े और अढ़े, अड़े और अढ़े। और केवल बोलूं ड और ढ, ड और ढ अंग्रेजी में डी और डी ऐसे शो करते हैं, तो ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होगा। लेकिन अड़े और अढ़े यदि बोला जाता है तो वो ताड़नजात वर्णों का उच्चारण माना जाता है। जैसे इनको डी और डी ऐसे शो किया, ठीक उसी प्रकार से इन ताड़नजात वर्णों को, इसमें अड़े को तो किया जाता है आर से। किसे प्रदर्शित किया जाता है? अंग्रेजी में आर से। इसका फोनेटिक सिंबल और साउंड जो हम पढ़ते हैं वो क्या निकल के आता है? आर। और अढ़े का निकल के आता है आर एच। अढ़े का क्या निकल के आता है? आर एच। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इसका मित्रों समझने के लिए। एक हम राज्य का नाम पढ़ते हैं क्या? भीलवाड़ा। राजस्थान का एक राज्य है, कौन सा? भीलवाड़ा। एक नाम पढ़ते हैं झालावाड़,
एक नाम पढ़ते हैं कौन सा, झालावाड़। इनके देखो ये भीलवाड़ा में अड़े और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, अड़े। और इनका जब अंग्रेजी उच्चारण पढ़ते हैं तो भीलवाड़ा में लास्ट में हम क्या लिखते हैं, आर ए। क्या लिखते हैं, आर ए। और ये आर ए का मतलब भी क्या है, अड़े पे आ की मात्रा है, अड़े पे आ की मात्रा है। एक शब्द और आता है जैसे राम ने पाठ पढ़ा, क्या यह शुद्ध है, क्या यह शब्द शुद्ध है, राम ने पाठ पढ़ा, मैंने पढ़ा लिखा है, क्या यह शब्द शुद्ध है, बिल्कुल हाँ। आप ये सोच रहे हैं कि हम तो ऐसा ही पढ़ते आ रहे हैं, हमने ऐसा ही देखा है, लेकिन ध्यान रखना इसके नीचे भी ताड़नजात चिन्ह होता है। जब तक ताड़नजात चिन्ह नहीं है यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। ताड़नजात चिन्ह लगाने के बाद यह अर्थ देता है राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा। अर्थात ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग होने के बाद आप इसको अंग्रेजी के आर और एस से प्रदर्शित कर सकते हैं और ये केवल किससे प्रदर्शित हो जाएगा, आर से। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि एक वर्ण के जो नीचे बिंदु लगती है इस बिंदु का नाम क्या होता है। सबसे पहले हमें पता चल चुका कि ये ताड़नजात चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह या फेंका हुआ चिन्ह होता है और हिंदी में केवल इस चिन्ह का प्रयोग कितने वर्णों पे किया जाता है, दो पे। वापस से बता रहा हूं मित्रों, हिंदी में केवल कितने वर्णों पे प्रयोग किया जाएगा, केवल दो वर्णों पे प्रयोग किया जाएगा। और वो दोनों वर्ण कौन कौन से हैं, ट वर्ग का तीसरा, ट वर्ग का तीसरा और ट वर्ग का चौथा। ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ में, ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ में ही आप ताड़नजात या उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ताड़नजात या उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग कर लिया तो ये पूरे के पूरे वर्ण ही किस नाम से जाने जाएंगे, ताड़नजात व्यंजन के नाम से या द्विगुण व्यंजन के नाम से या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि किसी वर्ण के नीचे लगने वाली बिंदु का नाम तो क्या होता है, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, प्रयोग होने से पहले वर्ण वो क्या होते हैं, प्रयोग करने के बाद वो वर्ण क्या नाम से जाने जाएंगे और कितने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पहले वाली बिंदु की तरफ। कोई भी वर्ण होगा, हमने इसको पढ़ लिया अनुस्वार के नाम से, इसको तो किस नाम से पढ़ा, अनुस्वार के नाम से। किसी वर्ण के आगे लगने वाली बिंदु को हमने किस नाम से पढ़ा है, पंचमाक्षर के नाम से। किस नाम से पढ़ा है, पंचमाक्षर के नाम से। नीचे लगने वाले बिंदु को हमने किस नाम से पढ़ा, ताड़नजात वर्ण के नाम से या ताड़नजात चिन्ह के नाम से। अब बात आती है क्या, किसी भी वर्ण के पहले लगने वाला चिन्ह। और किसी भी वर्ण के जो पहले लगने वाला चिन्ह है, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि इसको किस नाम से जाना जाएगा। जैसे इसको हमने अनुस्वार कहा, बाद वाले को हमने पंचमाक्षर बिंदु कहा, नीचे वाले को हमने क्या कहा है, ताड़नजात कहा। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि किसी वर्ण के पहले यदि आप चिन्ह लगा रहे हो बिंदु के रूप में तो इस बिंदु का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु का नाम जो होता है वो होता है मित्रों क्या, इस बिंदु का नाम आपको याद रखना है नुक्ता। क्या याद रखना है, नुक्ता चिन्ह। अब ये नुक्ता चिन्ह कहां से आया, पहले इसकी बात सुनो। ये नुक्ता चिन्ह हिंदी भाषा का नहीं है, ये नुक्ता चिन्ह कौन सी भाषा का है, अरबी फारसी भाषा का। कौन सी भाषा का है, अरबी और फारसी भाषा का। अब अरबी और फारसी भाषा का है तो हमारे जहन में एक शब्द आ रहा है कि फिर तो यह कौन सा हुआ, विदेशी हुआ। कौन सा हुआ, ये विदेशी हुआ। बिल्कुल हाँ मित्रों, यह जो पहले लगाया जाने वाला वर्ण है जिसको नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है, यह हिंदी भाषा का कोई चिन्ह नहीं है। हिंदी भाषा में जो चिन्ह लगाए जाते हैं, एक ऊपर लगा जा रहा है, एक किसी शब्द के बाद में लगाया जाता है जिसे लाघव चिन्ह कहा जाता है, एक हम लगातार बिंदु लगा देते हैं उसको अपूर्ण चिन्ह कहा जाता है। जब हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे तो ये वाली चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि इन बिंदुओं का मतलब क्या होता है। हिंदी भाषा में कोई भी ऐसा तथ्य अनछुआ नहीं रहेगा कि आप ये कह सको या आपको ऐसा महसूस हो पेपर देते समय कि ये वाली चीज कहाँ से आ गई। आज तक पूरा सिलेबस हिंदी का पढ़ के आ गए लेकिन इस प्रश्न तक हम पहुंच नहीं पाए, ऐसी किसी प्रकार की असुविधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बस धैर्य के साथ बैठे रहें, धैर्य के साथ इन चीजों को देखते रहें। हाँ बिल्कुल, ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, इनके सारे नियम, इनके सारे नोट्स आपको उत्कर्ष के उत्कर्ष के नाम से जो अपना मोबाइल ऐप है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो प्ले स्टोर से आप इस ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और उसके बाद आपको एक अलग सा ही एहसास होगा। हिंदी पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इतने दिन तक रट रहे थे, अब समझ में आना शुरू हुआ है, क्योंकि इसको मैथ्स की तरह टेक्निकली पढ़ा रहा हूं मैं आपको।
तो सारी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एक छोटी से छोटी बात, महीन से महीन तथ्य भी हमें नहीं छोड़ना। और वजह यही होती है किसी भी विषय को हम रटना कब आरंभ करते हैं, जब वो हमारे समझ में नहीं आता। मेरा मानना यह है, या प्रतिस्पर्धा के दौर में, इस कंपटीशन के दौर में अधिकतर विद्यार्थियों का यही कहना होता है कि समझ समझ के पढ़ो, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो रटना आरंभ कर देते हैं। ध्यान रखना है आपको। उत्कर्ष जो ये सोशल के लिए या समाज कल्याण के लिए एक जो बहुत ही अच्छी मुहिम डिजिटल उत्कर्ष की शुरू की है, तो इसमें आपको ये चीजें मिल रही हैं। बहुत ही अच्छा बेहतरीन आपको प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्या कि हर एक बिंदु पर बहुत बारीकी से हम चर्चा कर रहे हैं, और बहुत बारीकी से चर्चा करते हुए किसी भी विषय का कोई सा भी बिंदु हो, उसके हर एक छोटे से छोटे पहलू पर भी बहुत विस्तार से चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ की इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे जहन में नाम यह आ गया कि जो ये किसी वर्ण से पहले लगा हुआ बिंदु है, इसका नाम तो क्या है? नुक्ता चिन्ह। इसका नाम तो क्या होगा? नुक्ता चिन्ह। दूसरी बात हमारे सामने आ गई कि ये कौन सी भाषा का है? अरबी फारसी भाषा का। अब अरबी फारसी भाषा का आते ही हमारे देखो यहाँ से कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि जो ये चिन्ह लगेगा, अगर ये विदेशी भाषा का है तो जाहिर सी बात है किसी भी वर्ण के लग जाएगा, तो वो वर्ण भी क्या माना जाएगा? विदेशी वर्ण। क्या माना जाएगा? विदेशी वर्ण। मेरा कहने का संदर्भ समझना है वापस से कि यदि किसी वर्ण के साथ इस विदेशी चिन्ह का प्रयोग कर लूंगा, विदेशी बिंदु जिसका नाम नुक्ता चिन्ह है, इस विदेशी चिन्ह का प्रयोग कर लूंगा, तो जिस वर्ण पे इस विदेशी चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा वो पूरा वर्ण भी क्या माना जाएगा? विदेशी वर्ण माना जाएगा। अब विदेशी वर्ण बन गया तो इस विदेशी वर्ण के योग से कोई शब्द बना रहा हूं। मेरा कहने का आशय यह है कि ऐसा कोई भी शब्द जिसमें इस विदेशी चिन्ह के प्रयुक्त हुए वर्ण का प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे एक शब्द लिखना चाहूंगा अखबार। एक शब्द है जैसे अखबार। हालांकि जब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार पढ़ेंगे उस समय अपन विदेशी शब्दों पे बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। जैसे एक शब्द है अखबार। अब इसमें ख के ठीक पहले बिंदी लगी हुई है, या मैं कहूं ख से ठीक पहले मैंने नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया है। तो हमारे जहन में 2 प्रश्नों के जवाब आ चुके हैं। क्या मैं पूछूं ख वर्ण कौन सा है, तो आप कहोगे कि ये ख वर्ण ही विदेशी है। क्यों है? क्योंकि ख के साथ में विदेशी चिन्ह का प्रयोग हो गया, और यदि किसी वर्ण के साथ विदेशी चिन्ह का प्रयोग हो जाता है तो वो पूरा वर्ण ही क्या माना जाएगा? विदेशी। दूसरी बात, अब इस विदेशी वर्ण को, जो ख हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का था, कब तक? जब तक इसके साथ आपने नुक्ता प्रयोग नहीं किया था। जैसे ही नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया, अब ये क्या बन गया? विदेशी। अब ये क्या बन गया? विदेशी। और इस विदेशी वर्ण के प्रयोग की करने की वजह से ही ये पूरा का पूरा शब्द भी क्या बन जाएगा? विदेशी शब्द माना जाएगा। मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ चुकी होगी। क्या कि विदेशी चिन्ह का प्रयोग करने के बाद बना वर्ण भी विदेशी होता है, और उस विदेशी वर्ण के प्रयोग से बना शब्द भी क्या होगा? विदेशी हो जाएगा। अब बात यह आ जाती है, देखो सबसे पहला तथ्य हमें पता चल चुका कि इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता चिन्ह। इसे क्या कहा जाता है? नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। नुक्ता चिन्ह के ठीक बाद में हमने बात की कि यह नुक्ता चिन्ह कौन सी भाषा का है, तो यह अरबी और फारसी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? अरबी और फारसी भाषा का है। अब बात आती है कि ये कहाँ तो प्रयोग में होगा और कहाँ प्रयोग में नहीं होगा। बहुत सारे कंसेप्ट हैं मित्रों, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत डीप तक पढ़ रहे हैं हम इस विषय को। बहुत माइनर चीजें आपके सामने रखने वाला हूं। अगर आपको कोई चीज नई लग रही है, आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है, अगर आपको बहुत कुछ नया लग रहा हो तो आपके साथ के साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको शीघ्रता से बोल रहा हूं क्योंकि कम समय में बहुत ज्यादा चीजें हमें आपके सामने रखनी है, लेकिन मैं दोहरान इतनी बार कर दूंगा कि आपको लिखे बिना ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। साथ के साथ ही आप इन चीजों को दिमाग में सेव करते चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपन कि ये जो नुक्ता चिन्ह है, यह जो नुक्ता चिन्ह है कितने वर्णों पे प्रयोग में लिया जाएगा। अब में इसका नाम तो पता चल चुका है, इसका नाम क्या है? नुक्ता। उसके बाद में इसकी हमें भाषा का पता चल गया कि ये कौन सी भाषा का है? अरबी और फारसी। अरबी और फारसी भाषा का है। ये 2 बातें हमें पता चल चुकी है। क्या कि एक तो एक नुक्ता चिन्ह है और ये अरबी और फारसी भाषा का है। अगला तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आता है कि इसका प्रयोग कौन कौन से वर्णों के साथ होगा। तो हिंदी भाषा में कितने वर्णों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है? 5 वर्णों के साथ। कितने वर्णों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है? 5 वर्णों के साथ। एक बार वापस से दोहरान कर रहा हूं, हम अब तक 3 बिंदु पढ़ चुके हैं। पहले वाला अनुस्वार कितने वर्णों पे आता है? 11 पे। कितने वर्णों पे आता है? 11 पे। और ये 11 के 11 वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर। उसके बाद में बाद वाली बिंदु जिसका नाम आया था पंचमाक्षर बिंदु, जिसका नाम क्या आया था? पंचमाक्षर बिंदु। और ये पंचमाक्षर बिंदु कितने वर्णों पे प्रयोग में लिया जा रहा था? ये पंचमाक्षर बिंदु
केवल एक वर्ण पे, केवल एक वर्ण पे। और एक वर्ण कौन सा है? क वर्ग का पांचवा। क वर्ग के पांचवें वर्ण पे आप पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको यह खाली बोला जा रहा था। उसके बाद नीचे वाला बिंदु, जिसको हमने नाम दिया है क्या? ताड़नजात। जिसको नाम क्या दिया? ताड़नजात। और ये ताड़नजात कितने वर्णों पे प्रयोग में लिया? केवल 2 वर्णों पे। केवल कितने वर्णों पे प्रयोग में आया? 2 वर्णों पे। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि ये पहले वाला नुक्ता अरबी या फारसी भाषा का जो बिंदु है, ये कितने वर्णों पे आएगा? 5 पे। 3 चीजों का पता चल चुका क्या कि नुक्ता चिन्ह है कौन सी भाषा का है? अरबी और फारसी का। अब बात आती है कितने वर्णों पे प्रयोग में लिया जा रहा है? 5 वर्णों में। अब बात आती है आगे की, क्या कि वो 5 वर्ण कौन कौन से हैं। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं उनको। एक तो है क, एक है ख, नेक्स्ट है ग, उसके बाद में है जय, और एक अंतिम वर्ण आता है क्या? फ। वापस से समझना, ये हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि के व्यंजन हैं। देवनागरी लिपि में लिखे हुए हिंदी भाषा के ही वर्ण हैं। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि इनके प्रयोग से बना वर्ण विदेशी होता है, और अभी ये कह रहे हो कि ये तो हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि में लिखे हुए वर्ण हैं। हाँ बिल्कुल मित्रों, ये हिंदी भाषा के वर्ण हैं, देवनागरी लिपि में लिखे हुए वर्ण हैं। अब तक ये हिंदी के ही हैं। अब इनको कब विदेशी माना जाएगा वो समझना। यदि हिंदी भाषा के या देवनागरी लिपि में लिखे हुए इन 5 वर्णों से ठीक पहले आप इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तो ये 5 के 5 वर्ण अब हिंदी भाषा के नहीं, बल्कि कौन सी भाषा के माने गए? अरबी फारसी भाषा के माने जाएंगे। समझ में आया या नहीं? वापस से दोहरा रहा हूं ये वाली बात कि क ख ग जय और फ, क ख ग जय और फ, ये 5 के 5 वर्ण, ये 5 के 5 वर्ण जब तक आप इनके साथ इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, जब तक इन 5 वर्णों के साथ आप इस नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, तो ये 5 के 5 वर्ण हिंदी भाषा के ही माने जाएंगे, देवनागरी लिपि में ही लिखे हुए माने जाएंगे। लेकिन जैसे इनके साथ हम ये नुक्ता चिन्ह प्रयोग में ले लेते हैं, तो ये 5 के 5 वर्ण कौन सी भाषा के माने जाने लगे? अरबी और फारसी भाषा के माने जाने लगे हैं। अब बात आती है कि ये कहा किसने, ऐसा किया क्यों गया? ध्यान दीजिएगा, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है राजा शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, जो लगभग 1913 में हमारे भाषा विभाग के इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, डिप्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, पद पे सुशोभित होते हैं, पद को प्राप्त करते हैं। राजा शिव प्रसाद, जिनको एक उपाधि भी दी गई थी, ये इतिहास में पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे से। इनको एक उपाधि भी दी गई थी, क्या? सितारे हिंद। क्या दिया गया था इनको? उपाधि सितारे हिंद, या सितारे हिंद भी कहते हैं, सितारे हिंद भी आप इनको कह सकते हो। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या कहा जब इनको भाषा विभाग का इंस्पेक्टर बनाया गया? ये शुरू में हिंदी भाषा की हिमायत करने वाले थे। हाँ, ये अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे आते आते ये उर्दू की पक्ष लेने लग गए थे, उर्दूवादी हो गए थे। और इसी वजह से हिंदी साहित्य विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना कि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा में जो हिंदी उर्दू विवाद हुआ था, उसको सहारा देने में एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का भी योगदान है। हालांकि ये हिंदी भाषा के पक्षधर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है धीरे धीरे जब राजा लक्ष्मण सिंह का हिंदी में आविर्भाव हुआ, उसके ठीक पहले ये उर्दू का समर्थन करना आरंभ कर चुके थे। तो इस राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ही कहा है क्या कि हिंदी भाषा के 5 वर्ण कौन कौन से? क, ख, ग, जय और फ, इन 5 वर्णों को हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि के वर्णों को यदि नुक्ता चिन्ह लगाकर लिख दिया जाता है, तो ये 5 के 5 वर्ण विदेशी माने जाएंगे, अरबी या फारसी भाषा के माने जाएंगे। आपको एक बहुत डेप्थ का कंसेप्ट भी मैंने साथ में बता दिया, इसको इतिहास से जोड़ के भी बता दिया है। और ये क्यों बता दिया है? कुछ एक विद्यार्थी ये भी सोच रहे होंगे कि ये हमारी चीज़ें काम में ही नहीं आती, इतना गहराई तक आप पढ़ा रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, याद रखना कि यदि हिंदी व्याकरण के बिंदु में आपको संधि, समास और वाक्य शुद्धि, ऐसा कोई भी परीक्षा या ऐसी कोई भी परीक्षा का पाठ्यक्रम जिसमें केवल इन 3 बिंदुओं को शामिल कर दिया जाए, संधि, समास और वाक्य शुद्धि, संधि, समास और वाक्य शुद्धि, केवल इन 3 बिंदुओं की बात करूंगा मैं, पूरी हिंदी व्याकरण की बात नहीं कर रहा। वापस से समझना, ऐसा कोई भी परीक्षा का पाठ्यक्रम जिसमें हिंदी के केवल 3 टॉपिक दे दिए जाएं, संधि, समास और वाक्य शुद्धि, और ये तीनों बेस टॉपिक होते हैं। छोटा सा छोटा जिसमें ऐसा कोई पेपर हो जिसमें केवल 2 या 3, जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में केवल 4 प्रश्न हिंदी भाषा के आते हैं,
आप इस चीज को बहुत भली-भांति से जानते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जो प्रथम प्रश्न पत्र जो अनिवार्य है, जिसमें 75 प्रश्न होंगे, इन 75 प्रश्न होते हैं, इसमें केवल हिंदी भाषा के अनिवार्य प्रश्न कितने होते हैं? 4। उन 4 प्रश्नों में भी इन तीनों टॉपिकों को शामिल कर लिया गया है और इनके अलावा अन्य और टॉपिक भी शामिल किए जाते हैं। मैं जो कहना चाह रहा था वो संदर्भ क्या था वो समझिए कि यदि पाठ्यक्रम में 3 बिंदु दे दिए जाते हैं तो समझ लेना पूरी हिंदी की व्याकरण शामिल कर दी गई है। और ये क्यों होती है, मैंने कल बहुत अच्छे से आपको बताया भी था कि स्वर और व्यंजन से संधि निर्माण करेंगे। पूरा शब्द पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है? समास। और पूरे वाक्य के प्रकार पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ पाते हैं? वाक्य शुद्धि। अर्थात ये तो संबंध हो गया वर्ण से, इसका संबंध होता है शब्द से और इसका संबंध होता है वाक्य से। हाँ, ये जरूर है कि हम थोड़ा इसको गहराई से इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसा उत्कर्ष का आपसे वादा है, ये उत्कर्ष के ऐप का जब सर ने लॉन्च किया था उस समय भी था कि ये सामाजिक सेवा के लिए या समाज के लिए समर्पित रहेगा। तो हम वो वाली चीज आपको देना चाह रहे हैं कि जिसके बाद आप उस सब्जेक्ट के लिए या उस व्याकरणिक बिंदु के लिए या किसी भी विषय के उस टॉपिक के लिए कहीं अन्य स्थान पर या किसी और चैनल के साथ आप ऐसे भटकते न रह जाएं और आप अपनी असफलता को प्राप्त करें। जबकि सपना है सफल होने का, तो सफल होने के इस सपने को पास से प्राप्त करने के लिए और अतिशीघ्र प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें मैं आपको इतनी गहराई से इसीलिए बता रहा हूं कि आने वाले कल में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो। तो ध्यान रखना है क्या कि नुक्ताचीन हिंदी भाषा का जो है नहीं, ये कौन सी भाषा का है? अरबी और फारसी भाषा का है। हिंदी भाषा के 5 वर्णों के साथ में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। और ये बात कहने वाले कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिसने ये कहा कि कै ख ग जय और फे वर्ण से पहले यदि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये अरबी और फारसी भाषा के होंगे तथा इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द भी क्या होंगे? अरबी फारसी के ही होंगे। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो क्या है, ये चारों तरफ के बिंदु का मामला समझ में आ गया। अब मैं इसको एक बार वापस से बताना चाहूं। देखो कैसे हमने क्या देखा है कि किसी भी वर्ण के चारों तरफ बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है, किसी भी वर्ण के चारों तरफ बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो ऊपर लगा रहे हैं उसका नाम तो मैंने क्या बताया? अनुस्वार। कितने वर्णों पे लग रहा है? 11 पे। उसके बाद ये क्या है? पंचमाक्षर बिंदु। ये क्या है भाई? पंचमाक्षर बिंदु। और ये पंचमाक्षर बिंदु कितने वर्णों पे लगा? केवल एक वर्ण पे। एक वर्ण कौन सा है? वो कै वर्ग का 5वां। कै वर्ग का 5वां। उसके बाद नीचे वाले बिंदु को नाम क्या दिया? ताड़नजात। नीचे वाले बिंदु को नाम क्या दिया? ताड़नजात। इस ताड़नजात का दूसरा नाम क्या मिलता है? उत्क्षिप्त। क्या मिलता है भाई? उत्क्षिप्त वर्ण या उत्क्षिप्त चिन्ह। क्या मिलता है? उत्क्षिप्त चिन्ह। और इस उत्क्षिप्त चिन्ह का प्रयोग हमने केवल कितने वर्णों पे किया है? 2 वर्णों पे। 2 वर्ण कौन कौन से? ट वर्ग का। इस ट वर्ग का एक तो तीसरा और एक कौन सा? चौथा। क्रम से इन दोनों वर्णों के नीचे बिंदु लगा दी जाती है तो बनने वाला वर्ण क्या होगा? ताड़नजात होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो पहले वाला हमने पढ़ा है अभी, क्या इसका नाम क्या होता है? नुक्ता। और ये कितनों के लगता है? 5 पे। कितनों के लगता है? 5 पे। अब मैं यहाँ पर से एक दोस्त तो बहुत माइनर चीज बताने वाला हूँ। हालांकि ये चीजें विवादित होती हैं और विवादित जो चीज होती है हर एक विभाग चाहता है कि पेपर में उनको शामिल न करे ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई अटकाव न आए। ये यहाँ पर से एक सवाल उठता है, बहुत बार ये सवाल पूछा भी गया है। ध्यान देना क्या कि हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे या जब आपके सामने ऐसी तथ्य आ जाता है तो कल आप मेरे को ये कहोगे कि सर आपने तो गलत पढ़ा दिया या एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं उन चीज़ों को साथ के साथ ही स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं मैं उनका समाधान करते हुए बता रहा हूँ। अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी में ये जो नुक्ता लगने वाले जो 5 वर्ण हैं इनके स्थान पर कितने वर्णों को लिखा है? 3 को। कितनों को लिखा है? 3 को। मैं बार बार बता रहा हूं, पुलिस एसआई के पेपर में प्रश्न पूछा गया कि विदेशी वर्णों की हिंदी वर्णमाला में मानक रूप में कितनी संख्या मानी गई, तो उसका जवाब 6 वर्ण था या 5 वर्ण था। तो यहां पर कितना आएगा? 5। वहां पर कितना था? 5। हालांकि आरपीएससी ने 5 माना है पर अधीनस्थ बोर्ड की जो पेपर होते उसमें एनसीईआरटी को बेस बना करके मैं बता रहा हूं यहां पर कितने वर्ण माने गए हैं? 3। अब दिमाग में सवाल यह आ रहा है कि सर 5 तो होते हैं कुल। 5 तो कुल है कौन कौन से? एक तो कै, एक ख, एक ग, एक जय और एक फे। ये 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में से किन 2 को हटाएं? जो 3 रहे। इन 5 वर्णों में से हम किन 2 को हटाएं कि 3 बचे या 3 जो एनसीईआरटी जिनको मानती है। तो एक तो ख, एक जय और एक फे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या एनसीईआरटी की जो संयुक्त व्याकरण और रचना की जो पुस्तक होती है
उसमें इन 3 वर्णों को शामिल किया गया है। किसके रूप में? विदेशी व्यंजन के रूप में, विदेशी व्यंजन के रूप में। बल्कि वास्तविकता यह होती है कि कै और गै भी विदेशी व्यंजन ही हैं। अब सवाल आ रहा है कि सर हमें क्या करना है? पहली बात तो इस प्रकार के प्रश्न को विभाग देने से बचता है, और यदि मान लिया जाए कि इस प्रकार के प्रश्न को आपकी परीक्षा के पेपर में शामिल कर लिया जाता है, तो विकल्पों पे जरूर ध्यान दे लेना। यदि विकल्प 3 वाला हो और 5 हो ही नहीं, तो आपको 3 को टिक कर देना है। यदि 5 वाला विकल्प हो और 3 दे ही नहीं, तो 5 को टिक करना है। यदि दोनों विकल्प होते हैं, तो फिर आपको एग्जाम के डिपार्टमेंट पे जाना है। जैसे राजस्थान के कार्मिक विभाग के अधीन 2 प्रकार की बड़ी एजेंसियां जो परीक्षाओं का आयोजन करवा रही हैं हमारे राजस्थान में, कौन कौन सी? एक तो आरपीएससी है और एक आपका मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड है। तो इन दोनों की बात करें तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग बेस पेपर है, तो आपको आंसर 5 करना है, और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड का पेपर आ रहा है, तो आपको आंसर कितना करके आना है? 3। क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज का विवाद एक बार पहले भी आ चुका है। मैंने आपको पेपर का नाम भी बता दिया, पुलिस एसआई में चीज पूछी जा चुकी है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। क्या चीज हमने पढ़ी है कि किसी वर्ण के चारों तरफ जो बिंदु लगे होते हैं, उन बिंदुओं का नाम क्या होता है, या वो वाले बिंदु कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम वापस से हमारे मूल टॉपिक पे, जो मैं बात कर रहा था क्या कि वर्ण व्यंजनों की संख्या जो 33 होती है, वो 33 कौन कौन से होते हैं, वो 33 कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर 5वां वर्ण जो लिखा जाएगा कै वर्ग का 5वां, वो क्या होगी? ये खाली। उसके बाद में जो अगला वर्ग आता है वो कौन सा आता है? चय वर्ग। हम चाहें तो लिखित रूप में इन सभी को बिना स्वर के लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये हलंत लगा दी है सभी के साथ, इसका मतलब यह हुआ कि अब इनमें जुड़ा हुआ स्वर शामिल नहीं था। पहले अगर यदि देखो, यदि मैंने लिखा है जैसे ट, अब इसमें ए जुड़ा हुआ है, यदि टे को अगर हलंत लगा दिया, अब इसमें जुड़ा हुआ ए था वो बाहर आ चुका है। यदि कोई व्यंजन वर्ण हलंत लगा के लिख दिया जाता है, तो उसका मतलब यह होगा कि उसमें जुड़ा हुआ स्वर बाहर लिख दिया गया है। यदि किसी व्यंजन वर्ण को हलन चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तो माना जाता है कि उसमें कोई स्वर शामिल नहीं है, और ऐसा केवल लिखित रूप में ही किया जा सकता है। उच्चारित रूप में यदि अकेले व्यंजन को बोलोगे, उसके साथ अगर आप किसी प्रकार के कोई शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे, तो उच्चारित रूप में व्यंजनों में से स्वर निकाल पाना असंभव है। जैसे मैं कहूं आपको आधा कै लिखिए, तो आप आधा कै इस प्रकार से भी लिख दो, और या आप हलंत लगा के भी लिख सकते हो। लेकिन मैं कहूं कि अब आपको आधे कै को बोलना है, तो उच्चारण ही नहीं हो सकता, कै उच्चारण ही नहीं हो सकता। कै को बोलना है तो कै के साथ ए की ध्वनि निकलेगी ही। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। तो अगला जो वर्ग आ रहा है वो हमारा कौन सा आ रहा है? चय वर्ग। और चय वर्ग का पहला वर्ण क्या है? च। उसके बाद में क्या है? छ। उसके बाद में क्या है? जय। जय के बाद में क्या है? जय। और उसके बाद में अणे खाली, या जय वर्ग का चय वर्ग का 5वां। अब यहां से भी एक प्रश्न आपको और ध्यान में रखना है, जिसकी चर्चा मैंने कल भी करी थी, जब मैंने आपको बताई थी भाषा की विशेषताएं, कि प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है। उस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाने के लिए यहां से एक उदाहरण उठाया था कि इस जय वर्ण का एक और रूप प्रचलन में है, और वो कौन सा है? ये वाला। इस जय वर्ण का एक और रूप प्रचलन में है, और वो वाला कौन सा है? ये वाला जय हम लिखा करते हैं, या बहुत पुरानी किताबों में आज भी हमें लिखने को मिलता है। जैसे झंडा में लिखना होगा तो हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये वाला जो जय वर्ण का रूप है, या इस जय का जो ये प्राचीन रूप है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में इस वर्ण को अमानक वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? अमानक वर्ण। तो जब यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अमानक वर्ण की संख्या कितनी है, तो 1 है, और कौन सा है? यह वाला। अर्थात इस जय वर्ण को अब यहाँ पर हिंदी भाषा के मानकीकृत वर्ण है, या ऐसे वर्ण जिनको मानक रूप प्रदान किया जा चुका है, वहां से इसको हटा दिया गया, अर्थात नया रूप यह वाला शामिल कर लिया गया है। यह बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जय वर्ण का मानक रूप कौन सा है और अमानक रूप कौन सा है। यह वाली बात आपके समझ में आ चुकी। अब हम बात करते हैं आगे वाले वर्ग पे। कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग का पहला वर्ण ट, दूसरा है ठ, तीसरा है ड, और चौथा है ढ, और 5वां अण। यहां पर भी मैं आपको एक चीज वापस से याद दिला दूं, क्या कि ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के नीचे अगर बिंदी लगा दी जाती है, तीसरे और चौथे वर्ण के नीचे यदि बिंदी लगा दी जाती है, तो ये ताड़नजात बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? ताड़नजात बन जाते हैं, उत्क्षिप्त बन जाते हैं, फेंके हुए वर्ण बन जाते हैं। उसके बाद में आगे वाला वर्ग जो आता है वो आता है कौन सा? तय वर्ग। और तय वर्ग का पहला वर्ण है तय, उसके बाद में है थ, थ के बाद में है द, ध के बाद में है ध, और उसके बाद में है क्या? न। तो ये चौथा वर्ग और ये 5वां। यहां पर भी आपको एक ध्यान रखने की बात है, ध धन उसको कई बार हम क्या करते हैं, इसको अच्छा या सुंदरता प्रदान करने के चक्कर से इसको ऐसे लाइन बना के लिख देते हैं। समझना, वापस से बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। अगर
आप इस प्रकार से दह धनुष वाला दह लिख रहे हैं तो वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। बहुत व्यक्तियों की ऐसी आदतें होती हैं कि किसी वर्ण को ऐसे बना बना करके डिजाइन बनाने के चक्कर में इतना बड़ा लिख देते हैं। अगर आप क्या तो ये पूर्णतः गलत माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये घुंडी वाला वर्ण है, ये घुंडी वाला वर्ण है, यहाँ पर से गोल ही रहेगा, इसमें यदि पूंछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर भी। आगे बात करते हैं कौन से वर्ग की? पै वर्ग की। और पै वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? पै वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? पै। पै वर्ग का जो पहला वर्ण है, पै वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या है? पै। उसके बाद में जो दूसरा वर्ण है वो क्या है? फै। तीसरा जो वर्ण है वो क्या है? बै। और चौथा वर्ण, यहां पर भी ध्यान देना, भय, और भय के बाद में क्या है? मैं। अब यहाँ पर समस्या यह आ जाती है कि जैसे ध धन उसको हम ऐसे बढ़ा करके लाइन लिख रहे थे, ठीक उसी प्रकार से कई बार इस भय वर्ण को भी, कई बार इस भय वर्ण को भी ऐसे लाइन बढ़ा के लिखा जाता है इस प्रकार से। तो अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये पूर्णतः गलत माना जाएगा, यह भी वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यह भी ऊपर घुंडी वाला वर्ण है। ये घुंडी का क्या चक्कर है, इसका भी आपको एक तथ्य बता देता हूं। कई बार क्या हो जाता है कि हम ऐसे लिख देते हैं, भरण, विधवा, और ये लाइन ऐसे पूरी खींच देते हैं। जब यदि आप इस शिरोरेखा को इसके ऊपर लगातार ले जाते हो, घुंडी वाला वर्ण था दह धनुष वाला, और मैंने शिरोरेखा को यहाँ से ऊपर ले लिया, इसके ऊपर और कुछ लिखा हुआ है और मैंने शिरोरेखा इसके ऊपर से खींच दी, तो वर्तनी दृष्टि से ये भी अशुद्ध माना जाता है। वापस से समझना, बहुत मेजर बात बता रहा हूं, बहुत माइनर चीज है ये। क्या कि यदि कोई वर्ण ऊपर घुंडी का है, जैसे थ, भ, ध, अभी आएगा तालव्य से, जैसे एक वर्ण आता है क्या? श्रेय। इन सभी वर्णों के ऊपर जो एक घुंडी लगी हुई है, यदि इसके ऊपर से आप शिरोरेखा को बिना हटाए लगातार खींच देते हो तो ये वर्ण अशुद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का जब हम मानकी रूप पढ़ते हैं तो उसमें एक नियम आता है कि वे वर्ण जिनके ऊपर घुंडी पाई जाती है, या घुंडी वाले जो गोल वर्ण के तरह लिखे जा रहे हैं ऊपर, उनके ऊपर से कभी शिरोरेखा नहीं गुजरती। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। अर्थात भय, भट्टी वाले भय का या इस भालू का जो रूप है वो वाला भी कौन सा होगा? जिसमें ऊपर घुंडी ही लगानी है। उसके बाद में ये तो देखो कितने हो गए? 5 वर्ग। 5 वर्ग कौन कौन से हैं मैं वापस से एक बार आपको बता रहा हूं। हम बात कर रहे थे क्या? व्यंजनों की संख्या में व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। व्यंजनों की संख्या में व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? 33 व्यंजन मैंने आपको लिखना बताया। तो इनमें 33 वर्णों में सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ? क वर्ग की। सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ? क वर्ग की। और क वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ तो देखो सबसे पहले क वर्ग में कौन सा वर्ण आ गया? क। उसके बाद में मैंने कौन सा वर्ण लिया? ख। ख के बाद में ग, ग के बाद में क्या आ गया? घ, और घ के बाद में इसकी अणखाली। तो ये तो है 5 वर्ग। वर्ग के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होने चाहिए? 5 वर्ण होने चाहिए। कितने वर्ण होने चाहिए? 5। इसके बाद जो पंक्ति आती है वो आती है य, फिर आता है रे, फिर आता है ले, और फिर आता है वे। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं आपसे पूछूं, बताना जरा, क्या मैं यहाँ पर यह वर्ग लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं यहाँ पर यह वर्ग लिख सकता हूं? सही है? हाँ बिल्कुल। या जिस प्रकार से क, च, ट, त और प वर्ग लिखते आए हैं, 5 वर्ग लिख चुके हैं, क्या इसको मैं यह वर्ग के नाम से संबोधित कर सकता हूं क्या? नहीं। कुछ का जवाब हाँ रहेगा, कुछ का जवाब नहीं है। क्यों है हाँ, क्यों है नहीं? देखो, अगर हाँ जवाब देने वाले हैं मेरे दोस्त तो उनको मैं बताऊंगा कि प्रत्येक वर्ग को अगर आप वर्ग कह रहे हो तो उसके लिए एक शर्त है कि वर्ग में कितने वर्ण होने चाहिए? 5 वर्ण होने चाहिए। कितने वर्ण होने चाहिए? 5। और इस पंक्ति में हमें कितने वर्ण मिलते हैं? 4। ये, रे, ले और वे। इस पंक्ति में हमें कितने वर्ण मिल रहे हैं? केवल 4। अब आपके जहन में सवाल आ रहा है कि चलो मान लीजिए सर इनको हम यह वर्ग नहीं कहेंगे, फिर इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इन चारों वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है। अब ये अंतस्थ क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। मैं आपको केवल क्लू दे रहा हूं कि ये चीजें हमारी चर्चा में आएंगी। जैसे ही मैं अंतस्थ वाला बिंदु शुरू करूंगा तो आपका दिमाग ऑर्डर करेगा कि हाँ ऐसा सर ने कुछ जिक्र तो किया था। आपके दिमाग में उसका एक आइकन बना हुआ होता है। जैसे बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई चीज हमारे सामने आती है तो हम सोचते हैं कि हाँ यार ऐसा तो हमने कहीं पहले भी सुन रखा है। बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं, बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं कि जिनको हमें लगातार वो शक्ल याद नहीं
रहती, लेकिन कैसे भी परिस्थितिवश यदि हमारे सामने वो पुनः आ जाती है तो हमारा दिमाग ऑर्डर करता है, हमारा मस्तिष्क या बिंब जवाब करते हैं क्या, कि यह चेहरा तेरी आंखों के सामने पहले भी आया था। मैं केवल आपको दिशाएं दे रहा हूं, क्या, कि इस प्रकार के हम एक बिंदु की चर्चा करने वाले हैं। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि यह, रे, ले और वे वाले जो वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को अंतस्थ नाम दिया गया है। अब ये अंतस्थ क्या होता है, यह भी हमारे आगे बिंदुओं में आने वाला है। अब आगे वाली जो लाइन आती है, इसको यह वर्ग नहीं कहेंगे, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, अंतस्थ। और आगे वाली जो लाइन आती है जिसमें श, श, से और है, वापस से सुन लेना इनको, श, श, से और है, यह है तालु से बोला जाता है, यह मसूड़ों से, और यह दंत से, और यह है वर्ण अंतिम। इन चारों वर्णों को भी आप अलग नाम देंगे, और वो नाम क्या है, ऊष्म वर्ण। इन चारों को क्या नाम दिया जाता है, ऊष्म वर्ण। अब ये ऊष्म वर्ण क्या है, इसकी भी हम बात आगे करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं क्या, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, कि व्यंजन जो हैं उन व्यंजनों को क्या कहा जाता है, या व्यंजन किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा की बात करी। व्यंजनों की परिभाषा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था, व्यंजनों की परिभाषा के संदर्भ में मैंने आपको बताया था क्या, कि वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, या जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, और जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, इनको क्या कहा जाता है, व्यंजन। उसके बाद में हमने आगे जो बात की वो क्या करी, क्या, कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 33 कौन कौन से हैं, तो 33 ये वाले वर्ण होते हैं। यहां तक बहुत समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और यदि हाँ, साथ के साथ बहुत सारे विद्वान साथी हैं मेरे जो लिखने का भी कार्य कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूं ये सब चीजें आपको उत्कर्ष के ई उत्कर्ष मोबाइल ऐप पर पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, आप वहां से इनको ले सकते हैं। बहुत अच्छे से सब चीजें लिखी हुई हैं। आप ऐसे मत सोचना कि मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं या नोट्स में हमें कुछ और मिल जाएगा। जो क्लासों में आपको सारा ऑडियो में और यहाँ पर विजुअल जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ई उत्कर्ष ऐप पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद इन वर्णों के बाद में हमने जो चर्चा आरंभ करनी है वो क्या करनी है, ध्यान दीजिएगा। इन व्यंजनों की हमें संख्या पता चल चुकी, कितने होते हैं, 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। इन 33 के 33 व्यंजनों को, जिसमें क्या क्या पढ़ा हमने 33 व्यंजनों में, सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कौन सा, क वर्ग। क वर्ग में आगे बाद में कौन सा आता है, च वर्ग। च वर्ग के बाद में कौन सा आया, ट वर्ग। वापस से समझना, इसको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, यहां से हमारे काम में आने वाली है। उसके बाद में कौन सा आता है, त वर्ग। उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा है, त वर्ग। त वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है, प वर्ग। प वर्ग के बाद में अपन ने एक लाइन पढ़ी कौन सी, य, रे, ले और वे। और उसके बाद में हमने एक पंक्ति और पढ़ी है क्या, श, श और स है। ये वाला वर्ण हमने पढ़े। क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या पढ़ा, क। उसके बाद में क्या पढ़ा, ख। उसके बाद में क्या पढ़ा, घ। उसके बाद में क्या पढ़ा, घ। और उसके बाद में क्या पढ़ी, अणखाली। च वर्ग में हमने क्या क्या पढ़े, च, छ, ज, झ और एक अणखाली। उसके बाद में हमने ट वर्ग में क्या क्या पढ़ा, ट, ठ, ड और ढ और एक अण। त वर्ग में क्या क्या देखा, त, थ, थ, द, ध और न। और उसके बाद में प वर्ग में हमने क्या क्या पढ़ा, प, फ, ब, भ और म। अब ये सब चीजें जो हम 33 वर्णों के रूप में पढ़ रहे हैं, इनका जो वर्गीकरण शुरू करेंगे, इस वर्गीकरण को शुरू करने से पहले इस पूरे के पूरे इन 33 वर्णों के संदर्भ में 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो याद रखने की है। क्या क्या, ये पांचों के पांचों जो वर्ग जिनको मैं कह रहा हूं, कौन कौन सा वर्ग है, एक तो क वर्ग है, एक च वर्ग है, एक ट वर्ग है, एक त वर्ग है और एक प वर्ग है। आप इन सबको नाम याद रखोगे कि हिंदी में वर्ग कितने होते हैं या व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, 5। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमें संधि के नजरिए से आवश्यक हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे को संधि के नजरिए से आवश्यक है, याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। क्या क्या, कि हिंदी में वर्ग कितने होते हैं या व्यंजनों के वर्ग कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, क वर्ग। कौन कौन से वर्ग हैं, क वर्ग है, उसके बाद च वर्ग है, उसके बाद ट वर्ग है, उसके बाद त वर्ग है और उसके बाद प वर्ग है। अर्थात वर्ग कितने होते हैं, 5। एक बात तो हमें यह ध्यान रखनी होगी। उसके बाद दूसरी बात, यह मैं जैसे पूछूं ये क वर्ग का कौन सा वर्ण होगा, पहला। यह क वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण है। क वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला।
ये कौन सा है? दूसरा। यह कौन सा वर्ण है? तीसरा। यह कौन सा वर्ण है? चौथा। और यह कौन सा वर्ण है? पांचवा। अर्थात हिंदी भाषा में व्यंजन जो होते हैं उन व्यंजनों में वर्गों की संख्या भी कितनी है? 5। और प्रत्येक वर्ग में वर्ण भी कितने हैं? 5। जैसे यह पहला वर्ण है सभी वर्गों का, यह कौन सा वर्ण है? पहला। और उसके बाद में जैसे मैं बात करूं, यह कौन सा वर्ण है सभी वर्गों का? दूसरा। यह कौन सा वर्ण है सभी वर्गों का? दूसरा। उसके बाद में जैसे मैं बात करूं, यह कौन सा वर्ण है सभी वर्गों का? तीसरा। यह कौन सा वर्ण है सभी वर्गों का? तीसरा। उसके बाद में मैं बात करूं जैसे कि यह कौन सा वर्ण है सभी वर्गों का? चौथा। यह कौन सा वर्ण है? चौथा। और जो बचा हुआ रह गया वो कौन सा वर्ण है सभी वर्गों का? पांचवा। वापस से बोल रहा हूं, इन चीजों को समझना। हिंदी भाषा में जो देवनागरी लिपि में हम लिख रहे हैं व्यंजन, उन व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। उन व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और इन 33 वर्णों में वर्गों की बात करें तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन से? एक तो हमारे पास सामने आया कौन सा? पै वर्ग, तै वर्ग, टे, चे और कै, या कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। इन प्रत्येक वर्गों में कितने वर्ण होते हैं? 5-5। कितने वर्ण होते हैं? 5-5। और वो 5-5 कौन कौन से हैं? ये चीजें भी हमें पता चल चुकी हैं। जैसे सभी वर्गों का ये प्रथम वर्ण हो गया। इन चीजों पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, ध्यान देने ला, जब हम संधि पढ़ेंगे तो जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उनमें सारा का सारा इन्हीं चीजों का खेल है। अभी जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, उसमें भी व्यंजनों के वर्गीकरण में हम प्रत्येक वर्ण को या प्रत्येक व्यंजन को बार बार तो लिख नहीं सकते, तो हमें उनका कोड याद रखना है। जैसे मैं कहूं कि टे वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर टे वर्ग का जो तीसरा वर्ण है, इस टे वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ड होता है। क्या होता है? ड। क्यों? टे वर्ग के सीध में वर्ग में चले जाएंगे और तीसरे वर्ण पे आ जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि टे वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा, तो ये टे वर्ग और टे वर्ग के चौथे वर्ण में कौन सा आएगा? ध, धनुष वाला ध। ये सब चीजें हमें आवश्यक इसलिए हैं कि संधियों में जो नियम पढ़े जाते हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, ये समझना इन चीज को, कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि सगोश वर्णों का योग हो, एक नियम बोल रहा हूं, जब संधि आएगी तब इनको समझाऊंगा। अभी सिर्फ चीज समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा इससे कहने के पीछे संदर्भ क्या जुड़ा हुआ है, ये वाली चीज क्या शो करना चाह रही है, आशय क्या है वो समझो। कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी सहघोष का योग हो। अब सहघोष क्या है अभी पढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि सहघोष वर्ण का योग हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है? तीसरे में बदल जाता है। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के कौन से में बदल जाता है? तीसरे में। अर्थात कै के स्थान पर इसी वर्ग का क्या बनेगा? गै वर्ण। च के स्थान पर क्या बनेगा? जय वर्ण। तो हमें ये पता रहेगा कि कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण क्या होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात आती है क्या? इनके वर्गीकरण से। और इनके वर्गीकरण में सबसे पहले इनको अध्ययन की सरलता हेतु, इनके वर्गीकरण में अध्ययन की सरलता हेतु सबसे पहले हम इन्हीं को यहीं से कुछ नाम देना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ग हैं कितने? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5-5। अर्थात वर्गों की संख्या भी 5 और प्रत्येक वर्ग में वर्ण भी कितने? 5। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 25। ये 25 वर्ण किसी न किसी वर्ग के हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वर्गीय वर्ण। क्या कहा जाता है? वर्गीय। यहां तक समझ में आया क्या कुछ? मैंने क्या कहा? वर्गीकरण शुरू करने से पहले मैं इनके सामान्य नाम दे रहा हूं, इनको सामान्य से एक पहचान दे रहा हूं ताकि बांटने में मुझे सहूलियत हो सके, हमारे समझने में इसमें आसानी आ सके। क्या? कि ये 25 के 25 वर्ण हैं वो किसी न किसी वर्ग के मेंबर हैं। जैसे कि बात करें, ये वाली लाइन पै वर्ग की है, ये वाली पंक्ति आपके तय वर्ग की है, यह वाली पंक्ति टै वर्ग की है, यह वाली पंक्ति च वर्ग की है और यह वाली पंक्ति कै वर्ग की है। अब ये पांचों के पांचों वर्ग अपने आप में कितने वर्णों को समाहित रखते हैं? 25 को। कितने वर्णों को समाहित रखते हैं? 25 को। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। और 5-5 कितने हो गए? अपन गुना करें तो 25। इन 25 को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। अब बात आती है दूसरा महत्वपूर्ण नाम जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है, वो क्या है? देखो, इस कै वर्ण से लेकर के, अर्थात कै वर्ग के प्रथम वर्ण कैसे लेकर के पै वर्ग के अंतिम वर्ण मै तक कितने वर्ण हो गए? 25। यानी कि कैसे मै तक, कैसे मै तक कितने वर्ण हो चुके? इन 25 वर्णों में एक कॉमन बात है जो हमें याद रखनी है, एक जनरल बात है जो सभी में है, वो क्या ध्यान में रखनी है कि इन 25 वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा, जीभ, किसी भी वर्ण का उच्चारण करो, चाहे वो स्वर हो या चाहे व्यंजन हो, मुंह का सबसे ज्यादा क्रियाशील अंग कौन सा होता है? जिह्वा या
जीभ, चाहे वो स्वर वर्ण हो, चाहे वो व्यंजन हो या चाहे अन्य कोई वर्ण ध्वनि हो। समझना वापस से, चाहे वो स्वर वर्ण हो, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो कोई अन्य वर्ण ध्वनियाँ हो, किसी भी वर्ण या किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जो महत्वपूर्ण ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है कि मुँह का सबसे ज़्यादा क्रियाशील अंग, मुँह का सबसे ज़्यादा क्रियाशील अंग कौन होता है? जीभ। कौन होता है? जीभ होती है। मुँह का सबसे ज़्यादा क्रियाशील अंग कौन सा होता है? जीभ। और इन 25 वर्णों में कॉमन बात जो थी वो क्या थी कि इन 25 वर्णों में किसी भी वर्ण का यदि उच्चारण करते हैं तो जीभ या जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। वापस से बोल रहा हूं, एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनना। प्रत्येक वर्ग में बात करें कैसे लेकर के पै वर्ग तक, प्रत्येक वर्ग के 25 वर्णों में जिनको वर्गीय वर्ण कहा जा सकता है, इन वर्गीय वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श करने का मतलब है छू रही है। अब वो कहाँ छू रही है इस बात का भी पता हमें थोड़ी देर में चल जाएगा जब हम इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अभी इतना सा ध्यान रखना है कि इन 25 वर्णों के उच्चारण में चाहे वो कै वर्ग के 5 पहले हो, चाहे वो तय वर्ग का हो, चाहे तय वर्ग का हो, चाहे पै वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का कोई सा भी वर्ण है, इन 25 या वर्गीय ओवरऑल 25 वर्णों के उच्चारण में जीभ क्या करती है? मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर रही है, छू रही है। इसलिए इनका एक नाम बहुत ज्यादा याद रखना है आपको। इन 25 वर्णों को एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है क्या? स्पर्शी व्यंजन। क्या कहा जाता है इनको? स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ किसी न किसी मुख अवयव को या मुख के अवयव को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। अब ऐसा कोई भी वर्ण, आगे बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी वर्ण जिसको उच्चारित करते समय जीभ कभी स्पर्श कर रही है, कभी स्पर्श नहीं कर रही है, अर्थात मुख अवयव पास में आ रहे हैं, तो उनको अपन कह रहे हैं क्या? अंतस्थ वाले वर्ण। क्या कह रहे हैं? अंतस्थ वाले वर्ण। और ये जो चारों वर्ण हैं जिनको ऊष्म नाम दिया गया था, ध्यान देना, इनके नाम बता रहा हूं आपको मैं वापस से, इनके नाम बता रहा हूं आपको वापस से। क्या क्या? ये वाली पंक्ति कौन सा? ये रे ले और वे। इनके उच्चारण में, जैसे ये और वे के उच्चारण में जीभ को हिलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बोल के देखिए, ये वे, अर्थात ये और वे का उच्चारण करते समय जीभ को ज्यादा हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं होती। ले का जैसे ही हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ एक बार उठती है, ऊपर मसूड़े के पास जाकर के वापस आ जाती है। बोल के देखिए, ले। बोल के देखिए, ले। वापस से दोहरा रहा हूं, बोल के देखिए, ले। अर्थात जब ले वर्ण का उच्चारण किया तो हमारी जीभ एक बार ऊपर उठी, एक बार स्पर्श हुआ। इन दोनों में स्पर्श नहीं हो रहा था, ले के उच्चारण में एक बार स्पर्श हुआ है। उसके बाद में बात आ गई किसकी? रे वर्ण की। रे वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ के मुंह में घर्षण हो रहा है। इसका मतलब इनमें कभी स्पर्श होता है, कभी स्पर्श नहीं होता है। इन चारों वर्णों को हमने नाम दिया है, वो क्या नाम दिया? अंतस्थ वर्ण। क्या नाम दिया है? अंतस्थ वर्ण नाम दिया है। इन चारों वर्णों को क्या नाम देंगे? अंतस्थ वर्ण नाम देंगे। अब उसके बाद में आते हैं कौन से? अंतिम वाले चार, जिनको आप कह सकते हो 3 तो से हैं आपके और एक कौन सा? है वर्ण है। 3 तो से और एक आपका कौन सा? है वर्ण। इन आपके चारों वर्णों को हम जब उच्चारित करते हैं तो जीभ किसी न किसी मुख अवयव के पास जाएगी। शब्दों को समझना, बहुत माइनर चीजें बता रहा हूं। 25 में स्पर्श हुआ इसलिए उनका नाम क्या दे दिया? स्पर्शी। इसमें 2 भाग सट कर चले, 2 भाग या मुख अवयव मैं कह सकता हूं, जीभ मुंह के किसी भाग के पास सट जाती है, कभी घर्षण करती है, कभी स्पर्श कर रही है, उनको नाम क्या दे दिया? अंतस्थ। और उसके बाद जो अंतिम वाली स्थिति आ गई इन 4 वर्णों के लिए, क्या कि जीभ किसी मुख अवयव के पास तो चली जाती है लेकिन स्पर्श नहीं होता। समझना बहुत अलग तरीके से इसको। जैसे ये कोई भी मुख अवयव है, जैसे तालु है या मसूड़े हैं या दंत है, जैसे तालु है, मसूड़े हैं या दंत है, ये जीभ किसी न किसी मुख अवयव के पास तो चली जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं होगा। जीभ किसी मुख अवयव के पास तो चली जाएगी, मेरे आप हाथ से समझ सकते हैं। जैसे ये तालु की स्थिति है तो जीभ किसी मुख अवयव के पास तो चली जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं होगा। यदि स्पर्श हो जाता है तो वो स्पर्शी हो जाएगा। अगर स्पर्श हो या घर्षण हो तो वो अंतस्थ वाली स्थिति होगी। लेकिन ऊष्म में क्या होता है? जीभ किसी मुख अवयव के पास तो चली जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं करेगी। और स्पर्श नहीं करेगी इसका मतलब क्या हुआ कि मुंह से निकलने वाली जो हवा होती है, मुंह से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है, वो इन 2 भागों के मध्य दबकर बाहर निकल के आएगी। बहुत अच्छे से समझो इसको। जैसे ये तालु है और ये जीभ का अग्रभाग जैसे मैंने मान लो मसूड़ों के पास ले आया,
जैसे कि यह तालु है और जीभ का अग्रभाग, जीभ का ये तालु है और इस तालु के ठीक बाद में मैं कह रहा हूं कि जीभ का ये आगे वाला भाग है, ये इस तालु के पास में आ जाता है, ये तालु के पास में आ जाता है। यहां पर ध्यान देना मित्रों, मैं बहुत अलग चीज बता रहा हूं आपको। क्या? अब हम देखते हैं कि जो प्राणवायु निकल के आ रही है, कि जो प्राणवायु निकल के आ रही है, जो प्राणवायु निकल के आ रही है गले में से, जो प्राणवायु निकल के आ रही है, वो प्राणवायु एक तो जैसे तालु और जीभ का कोई स्पर्शी नहीं हो तो पूरा मार्ग खुला मिल जाता है, पूरा मार्ग क्या मिल जाता है? खुला मिल जाता है। लेकिन यदि प्राणवायु आ तो रही हो, लेकिन इस तालु और इस जीभ के मध्य दूरी कम हो जाने की वजह से या जगह कम होने की वजह से वो हवा जो है वो दबकर बाहर निकल रही है, बिचकर बाहर निकल रही है। जैसे हम कह सकते हैं कि गन्ने का रस निकालने वाली मशीनें हम देखते हैं, उसमें दो कुछ लोहे की गिरारियां जो बनी होती हैं, उसके मध्य से गन्ना दबकर बाहर निकलता है, संघर्ष के साथ में बाहर निकल रहा होता है। ठीक वही स्थिति यहाँ भी होती है कि श श श और है का उच्चारण करते समय जीभ किसी मुखावयव के पास इतनी चली जाती है कि मुंह से निकलने वाली हवा को दबकर बाहर निकलना पड़ता है। और इसीलिए हवा जब दबकर बाहर निकलती है या जब हवा घर्षण से बाहर निकलती है, तो घर्षण की वजह से हम पढ़ते हैं कि घर्षण जहाँ भी हो जाता है तो वहां गर्म हो जाती है, और हवा जब गर्म हो जाती है इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ऊष्म वर्ण। इसीलिए इसको नाम क्या दिया जाता है? ऊष्म वर्ण नाम दिया जाता है। वापस से समझा रहा हूं, ये चीज समझना। 25 वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? स्पर्श होता है, इसलिए हमने क्या कहा? स्पर्शी। इन दोनों में स्पर्श नहीं होता और इन दोनों में स्पर्श होता है। यह अंतस्थ वाली स्थिति है, यानी कि जीभ का किसी मुखावयव से सट जाना, वो क्या कहलाता है? अंतस्थ। और इसमें क्या होता है? जीभ मुखावयव के पास तो चली जाएगी लेकिन स्पर्श नहीं होगा। मुंह से निकलने वाली प्राणवायु को या मुंह से निकलने वाली हवा को संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है, संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए इसका नाम क्या होता है? इसलिए इनका नाम क्या होता है? ऊष्म वर्ण। इसलिए इनका नाम क्या होता है? ऊष्म वर्ण होता है। यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे। यह जो 3 नाम हमें प्राप्त हो चुके हैं, और 3 नाम हमें कौन से प्राप्त हो चुके हैं? 3 नाम हमें जो प्राप्त हो चुके हैं वो तीनों नाम एक बार मैं आपको बता रहा हूं। क्या क्या? सबसे पहला हमारे सामने नाम आया क्या? स्पर्शी। सबसे पहला जो हमारे पास नाम आ रहा है वो कौन सा आया? स्पर्शी। नंबर 2 पे जो हमारे सामने नाम आया वो कौन सा आया? अंतस्थ। नंबर 2 पे जो हमारे सामने नाम आ रहा है वो कौन सा आया? अंतस्थ। और नंबर 3 या अंतिम में जो नाम आता है वो कौन सा आता है? ऊष्म। नंबर 3 या अंतिम में जो नाम आता है वो कौन सा आता है? ऊष्म। जो 3 नाम हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, इनको हम ये कह सकते हैं कि अध्ययनता सरलता, अध्ययन की सरलता हेतु या वर्णों का साधारण वर्गीकरण। बहुत अच्छे से समझो इस चीज को। वर्णों की संख्या जो 33 मानी, इन 33 को हमने केवल 3 भागों में बांटा है मोटे तौर पर। कौन कौन सा? एक नाम मेरे सामने आ गया, कौन सा? स्पर्शी। एक नाम तो कौन सा आया? स्पर्शी। दूसरा नाम मेरे सामने आ रहा है कौन सा? अंतस्थ। दूसरा नाम मेरे सामने कौन सा आया? अंतस्थ। और तीसरा नाम जो निकल के आया वो कौन सा आया? ऊष्म। तो ये अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्शी, ये 3 नाम जो हैं ये हम कह सकते हैं कि अध्ययनता की सरलता हेतु, या हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का मैंने क्या किया है? केवल साधारण वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं इन व्यंजनों के विस्तार से वर्गीकरण पे। तो आप चाहें तो नई हेडिंग डाल सकते हैं क्या? कि वर्णों का या व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों का वर्गीकरण आरंभ करते हैं। देखो आराम से। अब क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका कि हिंदी में वर्ग तो कितने हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में वर्ण भी कितने होते हैं? 5-5। अभी हमने इसी बारे में तो बात करी। इतना विस्तार से बताने की वजह यही तो थी कि हम जब इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा कि कौन से वर्ग का कौन सा वर्ण क्या है। ये सब चीजें अगर हमारे दिमाग में हैं तो हम इनका वर्ग विभाजन भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं कहूंगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अमुक नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कहूंगा प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अमुक नाम से जाना जाएगा। जो भी मैं नाम बताऊंगा, अभी बताने वाला हूं, तो आपके दिमाग में आएगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब कै, चे, टे और तय और पे, ये 5 वर्ण हो गए। समझ में आ रहा है मेरा कहने का आशय क्या है? जैसे मैं कहूंगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण यह है, हमारे दिमाग में आ जाएंगे। मैं कहूंगा प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, तो ये 5 वर्ण हमारे दिमाग में आ जाएंगे। ये विभाजन के समय हमें याद रखने वाली बातें हैं।